अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? भाई मज़े में तो रहना चाहिए क्योंकि एक तो बड़ी ईद भी करीब है और दूसरा मौसम थोड़ा गर्म है। और इस गर्म मौसम में ईद भी आपने सेलिब्रेट करनी है, ईद पे भी आपने मज़े मज़े के खाने बनाने हैं और इसके अलावा ईद भी इंजॉय करनी है। और जो लोग मवेशी मंडी जाते हैं, मवेशी मंडी जाने वाले जितने भी लोग हैं वो बड़ी एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, काले चश्मों का इस्तेमाल करें। इससे काफ़ी हद तक जो है वो बच सकते हैं। वहाँ पर जो जर्म्स होते हैं या वहाँ पर जो धूल मिट्टी होती है, गर्द होती है या वो जिन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं उससे वो बच सकते हैं। अच्छा जी, मवेशी मंडी में यूजुअली क्या होता है कि इतनी धूल मिट्टी होती है और हमारे जितने भी भाई वगैरह या हमारे फैमिली से जितने भी लोग जाते हैं तो वो क्या होता है कि अगर किसी एक ने गाय लेने के लिए जानी है तो वो चाचू की गाय लेने के लिए भी उनके साथ जा रहे हैं, अपनी गाय लेने के लिए भी सब साथ मिलके जा रहे हैं। तो बार बार जो है लोग मवेशी मंडी जाते हैं और इसकी वजह से वहाँ पर मुख्तलिफ एलर्जीज़ होती हैं जिनका वो शिकार हो जाते हैं। और नॉर्मली भी हमारे यहाँ जितनी पोल्यूशन है उस वजह से लोग मुख्तलिफ एलर्जीज़ का शिकार हो जाते हैं, जिसको कहते हैं हे फीवर। और हे फीवर क्या है जी? हे फीवर होता है नज़ला और आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाना और इरिटेशन होना, बार बार आपकी जो नाक है उसमें इचिंग होना शुरू हो जाती है, आप जो है बार बार आपको इचिंग होती है, आपको छींकें आती हैं, आपको नज़ला हो जाता है या फिर आपकी आंखों में जो है वो जलन शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जब आप घर आते हैं, जाने से पहले तो ज़ाहिर है आप अगर बाहर जा रहे हैं, पोल्यूशन में जा रहे हैं, मंडी में जा रहे हैं या कहीं भी ऐसी पोल्यूशन वाली जगह में जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, काले चश्मे लगाएं। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी एलर्जी नहीं ठीक हो रही, बार बार छींकें आ रही हैं, बार बार जो है आपको नेज़ल इशूज़ हो रहे हैं, बार बार इचिंग हो रही है, आंखों में खुजली हो रही है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले तो सादे पानी से आपने अपनी आंखें जो है अच्छी तरह से वॉश करनी है। और नाक की एलर्जी के लिए या बाकी एलर्जीज़ के लिए आपने ये करना है कि पानी में नमक डालना है और जब आप पानी में नमक डाल देंगे तो फिर अच्छी तरीके से उसका सोल्यूशन तैयार करके उससे आपने जो है वो नाक में पानी डाल के नमकीन पानी से अपनी नाक को साफ़ करें तो आपकी जो एलर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं जी ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सहेल करने में, इनहेल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या फिर मुझे स्टीम भी लेना चाहिए या फिर मुझे जो है इसके लिए कुछ और भी करना चाहिए, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पानी में पुदीना आप जो है वो मिक्स कर लें, यानी पुदीने वाला पानी जो होता है उसको हल्का सा आप नीम गर्म करें और उसकी स्टीम लें। उससे भी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होगी, जो आपके कहना चाहिए ना कंजेशन वगैरह होती है वो भी उसमें काफ़ी कमी हो जाती है। अच्छा जी, ये वो रेमेडी थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की कि अगर आप जाते हैं मवेशी मंडी और ज़्यादातर अगर आप वहाँ पर होते हैं तो आपको बचना है एलर्जीज से। मुख्तलिफ़ किस्म की धूल मिट्टी होती है वहाँ पर और बहुत सारे ऐसे जर्म्स होते हैं जो कि आपको लग सकते हैं, तो उससे बचते रहिए। अच्छा जी, एक और ख़वातीन के लिए बड़ी ज़बरदस्त मैंने सोचा कि मैं रेमेडी जो है वो आज बताऊं क्योंकि भाई वीकेंड भी है और वीकेंड पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आप डिस्कस कर रहे होते हैं। जितनी भी ख़वातीन मार्केट जा रही होती हैं और इस गर्मी में वो अपने कपड़ों की शॉपिंग कर रही होती हैं या सारा कुछ ले रही होती हैं तो वो भी मास्क का इस्तेमाल करें और वो भी ये रेमेडी कर सकती हैं कि अगर वो चाहें तो वो नमकीन पानी से अपनी नाक जो है उसको साफ़ कर सकती हैं और अपनी एलर्जी दूर कर सकती हैं। चले जी, शो में आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं इस बात से परेशान होती हैं कि गोश्त आ गया, अब गोश्त को फ्रीज़ कैसे करना है, अब गोश्त को जो है वो किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि लोगों को ये भी तरीका नहीं आ रहा होता कि फ्रीज़ करने का एक्चुअल तरीका क्या है। अब फ्रेश मीट है वो गल नहीं रहा तो उसके लिए क्या कुछ करना है, तो इस पर करेंगे बात। चलिए जी, तो बहुत सारी ख़वातीन ये सोच रही होती हैं कि गोश्त को, कुर्बानी के गोश्त को कैसे मैनेज करें और उसको कैसे फ्रीज़ करें, और फ्रेश मीट है तो अगर वो नहीं गल रहा तो उसकी क्या टिप्स हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारी शेफ़ वजिया ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। उनको वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम वजिया, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सबा, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वजिया ये बताइए कि अब बड़ी ईद है, ठीक है, बड़ी ईद पे टेंशन, परेशानी, गर्मी के साथ घबराहट ये भी हो रही होती है ना भाई कि कैसे मैनेज किया जाए फ्रेश मीट को, फ्रीज़र कैसे किया जाए, अगर फ्रीज़र अच्छे से कर दिया है तो कितने दिन तक वो फ्रीज़ रह सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों से फ्रेश मीट जो है वो नहीं पक रहा होता, नहीं गल रहा होता, तो उसकी क्या टिप्स है, ज़रा बताएं कि किस तरह हैंडल करें इसको। ये सबा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि चूंकि हमारे पास बेशक बकरा हो, गाय हो, हमारे पास 3 हिस्से होते हैं जिसमें एक हिस्सा हमारा होता है, एक हिस्सा हमारे हमसायों के लिए होता है और एक हिस्सा जो है हम गरीबों में तकसीम कर देते हैं। तो जो हिस्सा हमारे पास होता है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए फ्रीज कैसे किया जा सकता है वो मैं आप लोग को बताऊंगी। गोश्त कैसे गल सकता है जल्दी से वो बताऊंगी, और गोश्त की जो नमक और स्मेल होती है ना उसको कैसे दूर करेंगे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बताइए। सबसे पहले मैं
बताती हूँ कि आपने गोश्त को फ्रीज कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने गोश्त को धोना नहीं है, ठीक है। जो बकरा आपका बकरा या गाय आप जो जब कसाई काट के देता है आपको गोश्त, तो आपने उस गोश्त को धोना नहीं है। अगर आप धोएंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है ना वो बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि वो बकरे को पहले वॉश करके कटिंग कर रहे होते हैं। तो आपने गोश्त को जब कसाई आपको देगा तो सबसे पहले आपने गोश्त को धोना नहीं है। और अगर आप गोश्त को धो रहे हैं तो आपने 2 से 3 घंटे उसको स्ट्रेनर में रखना है, ताकि उसका एक्सेसिव पानी जो है ना वो ड्रेन ऑफ हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने लेने हैं आधा किलो और 1 किलो के पैकेट। आप लोग जिपलॉक बैग लेंगे। जिपलॉक बैग क्या होता है कि उसके अंदर वो जिप की लगी होती है, वो बिल्कुल सील पैक होती है। उससे क्या होता है कि एक्सेसिव जो नमी है ना वो जिपलॉक बैग में नहीं जाती। अगर थैलियां भी आपने लेनी है तो आपने आधा किलो 1 किलो की थैली लेनी है, उसके अंदर आपने गोश्त को रखना है, ठीक है। गोश्त को रखने के बाद आपने उसको अच्छी तरीके से बंद करके नीचे वाली सतह पे, जो आपका फ्रीजर की नीचे वाली सतह होती है, उस पर आपने रखना है। और कोशिश करें कि गोश्त की शेल्फ लाइफ होती है 8 से 9 महीने, ठीक है। इससे ज्यादा आप गोश्त को सालों साल 1-1 साल पूरा आपने नहीं रखना। आपने कंज्यूम उसको 8-9 महीने में कर लेना है, क्योंकि जितना भी फ्रीजर का माल होता है ना वो फिर खराब होना स्टार्ट हो जाता है और वो फिर कैंसर जो है आपको कॉज करता है। तो आपने 8 से 9 महीने वो गोश्त इस्तेमाल करना है, शेल्फ लाइफ है जब तक गोश्त की। एंड उसके बाद जो है थैलियों से आपने आधा किलो निकालना है और अपना आपने वो कर लेना है, खाना बना लेना है। 1 किलो की पैकेट निकालना है, खाना बना लेना है, लेकिन आपने ज्यादा देर उसको फ्रीजर में नहीं रखना, प्लीज। सही, ज्यादा नहीं रखना। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई गोश्त गल नहीं रहा, हालांकि फ्रेश मीट है लेकिन उनको वो हैंडल करना नहीं आ रहा होता, वो क्या करें? अच्छा सबा, एक बहुत ही अच्छी टिप मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, चूंकि गलावट में हम लोग कच्चा पपीता या फिर कचरी पाउडर जो है वो यूज कर रहे होते हैं, हाँ। लेकिन बहुत सी जगहों पे कचरी पाउडर और गोश्त गलाने वाला पाउडर या कच्चा पपीता अवेलेबल नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग मटन कोरमा बना रहे हैं और उसमें आपको हो रहा है कि आपका मटन जो है वो गल नहीं रहा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है वो फ्रीजर से आपने थैली निकाली, ठीक है, उसको डीफ्रॉस्ट किया। डीफ्रॉस्ट करने के बाद आपने उसके अंदर लगा देना है तकरीबन 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा लगाना है आपने। और उसको आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए ना छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपने उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है और फिर आप अपना कोरमा बनाएं, कढ़ाई बनाएं, कुछ भी बनाएं, ऐसी गलावट होगी कि आप लोग यकीन करें हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लगाएं और फिर कमाल देखिए। सही, जबरदस्त जी, ये तो बड़ी जबरदस्त आपने तरकीबें बताई हैं। अच्छा, ये बताएं, अब कलेजी, निहारी, पाए, ये सब तो बनाने होते हैं, तो ये ज़रा बताएं कि भाई पहले आप हमें कौन सी रेसिपी हमारे साथ शेयर कर रही हैं कि बड़ी ईद पे लोग मज़े के खाने जो है वो कैसे बना सकते हैं, और वजिया की कौन सी ऐसी स्पेशल रेसिपी है जो ईद पे, बड़ी ईद पे लोगों के दस्तरखान पे 4 चांद लगा देगी? तो सबसे पहले सबा हमारे घर में, और वैसे भी हर रिवायत होती है कि सबसे पहले कलेजी पे पकड़ा दी जाती है, हाँ। कि शुरुआत कलेजी से हो रही होती है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार तवा कलेजी की रेसिपी दूंगी जो कि आपके दस्तरखान को 4 चांद लगाएगी, हाँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कसाई ने कलेजी दी, हाँ। आपने उस कलेजी को जो मोटे मोटे पीसेस में वो काट के आपको देगा, आपने क्या करना है, उसको कट नहीं करना। उसे कट किए बगैर आपने सबसे पहले एक बड़ा तवा लेना है, तवा नहीं है फ्राइंग पैन ले लें, फ्राइंग पैन नहीं है कढ़ाई ले लें। आपने उसके अंदर डालना है तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल। ऑयल के अंदर आप ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही आप ऐड कर देंगे कलेजी। वो पीसेस में कटी हुई कलेजी होगी, उसको भी आपने काटने की जरूरत नहीं है, वो पीसेस में कटी हुई कलेजी आपने ऐड कर देनी है। जरा सी स्टर फ्राई करेंगे कि अदरक लहसुन और कलेजी जो है वो प्रॉपरली भुन जाए। उसके अंदर आप ऐड करेंगे नमक। अच्छा, लोग कहते हैं कि कलेजी में एंड पे नमक डालते हैं, कुछ नहीं होता, हार्ड वगैरह कुछ नहीं होती, बस आपने टाइमिंग का रखना होता है कि टाइमिंग आपकी कलेजी की होनी चाहिए कि आपने ओवर कुक नहीं उससे करना होता। तो साथ आप उसमें ऐड करेंगे नमक एज पर योर टेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, सही, चिली 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून।
अच्छी तरीके से मसालों के साथ कलेजी को आपने स्टर फ्राई करना है, और उसके बाद एक छुरी पकड़नी है और कलेजी को आपने काटना स्टार्ट कर देना है तवे पे, मतलब कि उसका टकाटक कर देना, उसे काटना स्टार्ट कर देना। उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक, ज्यादा मिर्चें, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 खाने का चम्मच, और लास्ट में ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया डालें और जबरदस्त ये आपकी तवा कलेजी ना, यकीन करें तवे पे ही आप रोटी लगाएं और इंजॉय करें, आपको मजा आ जाए। सही। चलिए जी, वजिया जो है ज़बरदस्त रेसिपीज हमारे साथ में शेयर कर रही है। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मज़े मज़े की रेसिपीज वजिया से पूछेंगे। वेलकम बैक। तो वजिया इस वक्त हमारे साथ हैं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां हैं और खाने भी मज़े मज़े के बनाने हैं, तो क्या क्या बनाएं, क्या क्या पकाएं और दस्तरखान को कैसे सजाएं, वजिया हमारे साथ हैं। वजिया बताइए, एक और कौन सी डिश की रेसिपी आप हमें बताने लगी है आज? बस आप अपने पास से बताइए, हम नहीं पूछेंगे, आप बताएं कि भाई बड़ी ईद पे आप क्या बता रही हैं हमारे व्यूअर्स को स्पेशली। अच्छा, आज हम बहुत ज्यादा तवा कलेजी की रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। आज हम बनाएंगे बीफ बन्नू पुलाव। ठीक है, बन्नू एक पाकिस्तान का छोटा सा शहर है और वहाँ का बीफ बन्नू पुलाव जो है ना वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो आज हम बीफ बन्नू पुलाव बनाएंगे जो कि बहुत ही डिलिशियस होने वाला है। तो सबसे पहले सबा आपने क्या करना है? चलिए जी, बड़े मजे का बीफ बन्नू पुलाव बनाना सिखा रही हैं आप, राइट? जी जी बिल्कुल। चलें जी, बिल्कुल बताइए रेसिपी। जी जी मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है बीफ बोनलेस बोटी। ठीक है, बीफ की बोनलेस बोटी आपने लेनी है छोटे छोटे पीसेस में कटवा कर। ठीक है, और वो आपने क्या करना है, उसको प्रेशर कुकर में डालना है। साथ आपने ऐड करना है तकरीबन 3 गिलास जितना पानी, 1 छोटी साइज की प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक एज पर योर टेस्ट, जीरा 1 टीस्पून। और इन सब चीजों को आपने प्रेशर कुकर का टाइम देना है और गोश्त गला के आपने साइड पे रख लेना है और उसकी यखनी भी हमें चाहिए। ठीक है, अब गोश्त आपने यखनी में से निकाल के साइड पे रख दिया, यखनी हमने साइड पे रख ली। अब हम लोग बन्नू पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पैन में हम लेंगे तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल। ऑयल में हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 छोटी सी प्याज। प्याज जो ही गोल्डन ब्राउन होगी उसके अंदर हम ऐड करेंगे छोटी बारीक वाली हरी मिर्च, तकरीबन 10 से 15 अदद। हरी मिर्चों से ही इसका टेक्सचर और टेस्ट आएगा, तो हरी मिर्चें लाजमी डालनी है, छोटी वाली। ठीक है, प्याज में हम लोग हरी मिर्चें ऐड करेंगे और साथ टमाटर लेंगे तकरीबन 4 अदद, बिल्कुल बारीक बारीक कटे हुए। और प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को इतना भूनेंगे कि जो मसाला है ना वो थोड़ा डार्क ब्राउनिश सा हो जाए। जो ही वो मसाला डार्क ब्राउनिश सा हो जाएगा, हम उसके अंदर ऐड करेंगे नमक एज पर योर टेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून, सफेद जीरा 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और जो हमने यखनी बनाई होगी ना, वो यखनी हम उसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2.5 गिलास के जितनी, और वो बीफ का गोश्त होगा वो भी ऐड कर देंगे। और उसको जब बॉयल आ जाएगा तो हम उसके अंदर ऐड करेंगे 2.5 गिलास जितने हमने यखनी ली थी, तो हम चावल लेंगे तकरीबन 3 गिलास, और 3 गिलास चावलों को भिगोकर हम लोगों ने रख लेना है। जब वो चावल भीग जाएंगे आप उसको उसके अंदर ऐड करेंगे यखनी के अंदर, और उसको दम लगाएंगे और जबरदस्त आपका बीफ बन्नू पुलाव जो है ना वो 5 से 8 मिनट के तकरीबन टाइम में ना रेडी हो जाएगा। सही, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है बीफ बन्नू पुलाव की जो है वो बताई है हमें वजिया ने। अच्छा वजिया, अभी काफ़ी हैवी डिशेस हो गई हैं, कुछ मीठा हो जाए, मीठे में क्या बनाया जाए? अच्छा, चूंकि हमारी ईद की रिवायत होती है शीर खुरमा, बेशक वो क्या कहते हैं, बेशक वो छोटी ईद हो, बेशक वो बड़ी ईद हो, शीर खुरमा बहुत ज्यादा खाया जा रहा होता है, ट्राइफल हम लोग बना रहे होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ना बहुत ही शानदार मेरी माँ की रेसिपी है शीर खुरमा, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। श्योर, बिल्कुल बताइए। अच्छा, आपने सबसे पहले लेना है तकरीबन 4 लीटर दूध। ठीक है, और 4 लीटर दूध को आपने 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल के इतना बॉईल करना है कि वो 4 किलो दूध जो है वो 3 किलो रह जाए।
सही। ठीक है, हाँ, उसको पका के काटना है ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जितना वो कड़ेगा उतना अच्छा टेक्सचर और उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। हाँ। ठीक है, अब 3 किलो दूध के अंदर हम लोगों ने डालने हैं छुआरे। आपने छुआरे लेने हैं, छुआरों को आपने मोटा मोटा काटना है और वो छुआरे ऐड कर देने हैं। और छुआरे ऐड करने के बाद आपने उसको तकरीबन 10-15 मिनट दूध को मजीद पकाना है। ठीक है, उसके बाद आपने लेनी है मोटी वाली सेवियां। ठीक है, मोटी वाली सेवियां लेनी है और आपने लेनी है तकरीबन 1 कप के जितनी। उसको चूरा कर लिया और उसको जरा सा घी डाल के आपने रोस्ट कर लेना है। सही। जब वो आपकी सेवियां रोस्ट हो जाएंगी, आपने वो शीर खुरमे वाले दूध के अंदर वो सेवियां डाल देनी है। साथ आपने उसके अंदर चीनी ऐड करनी है एज पर योर टेस्ट। आप 1/4 कप के जितनी डाल लें और इतना पकाएं कि वो जो 3 किलो दूध है ना, वो तकरीबन 2.25 किलो और 2.5 किलो रह जाए। ठीक है, उसके बाद आप उसमें बादाम डालें, पिस्ते डालें एंड ठंडा करके एंजॉय करें। लाजवाब शीर खुरमा आपका रेडी हो जाएगा। जबरदस्त भाई, क्या जबरदस्त शीर खुरमे की रेसिपी जो है वो बताई है हमें वजिया ने। अच्छा वजिया, चले ये तो मीठा भी हो गया और बाकी डिशेस भी हो गई। ये बताएं कि अगर आइसक्रीम बनानी हो और बड़ा मज़े की लगती है जब आप हैवी खाने खा रहे हो तो आपने मीठा भी खा लिया, तो कुछ अगर आइसक्रीम बनाना हो या कुल्फ़ी फालूदा टाइप कुछ बनाना हो तो ये बकरा-ईद स्पेशल कुल्फ़ी फालूदा कैसे बनाया जा सकता है? मैं आपको बहुत शानदार कुल्फी फालूदा, हमारे लाहौर की सौगात है। चप्पे चप्पे पे कसूरी फालूदा जो है ना वो हमारा सेल हो रहा होता है। तो बहुत शानदार मैं आप लोगों को कुल्फी फालूदा, रबड़ी फालूदे की रेसिपी देने लगी हूँ। ठीक है सबा? जी जी बिल्कुल, बताइए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने ना रबड़ी दूध बनाना है। उस रबड़ी दूध को आप बना के चिल कर लेना है तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि वो प्रॉपरली चिल हो जाए। अब वो रबड़ी दूध कैसे बनेगा, आपने लेना है 2 किलो दूध। 2 किलो दूध के अंदर आप ऐड करेंगे तकरीबन 6 से 7 इलायची, साबुत इलायची ऐड कर देंगे, छोटी इलायची। सही। और साथ आप उसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप के जितना कंडेंस मिल्क। सही। हाफ जितनी क्रीम और बिल्कुल 1/4 टीस्पून आप डालेंगे केवड़ा वाटर। सही। और उसको इतना पकाएंगे कि हमारा जो 2-2.25 किलो दूध है ना वो तकरीबन 1.5 किलो रह जाए। जब वो 1.5 किलो रह जाएगा आपने उसको बंद कर देना चूल्हा और उसको आपने ठंडा कर लेना है 2 से 3 घंटे अच्छी तरीके से फ्रीजर में। वो हमारा रबड़ी दूध बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं आप लोगों को छोटी सी टिप बताऊंगी। आपने कुल्फी की, लास्ट टाइम मैंने आपको कुल्फा और कुल्फी की रेसिपी भी दी थी जी। अगर आप लोग घर में कुल्फा और कुल्फी नहीं बनाना चाह रहे तो आपने बाजार से कुल्फियां लेके आनी है, फ्रीजर में आपने रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ईद पे आपने वो बोल्स के अंदर कुल्फी डालनी है। सही। रबड़ी दूध, हमने रबड़ी दूध बनाया था वो डालना है। सही। और उसके बाद तुफा मलंगा को भिगोकर हमने तुफा मलंगा ऐड करना है। सही। ज्यादा क्रश्ड आइस ऐड करनी है, बादाम पिस्ते ऐड करने हैं और जबरदस्त सा हमारा जो कुल्फी फालूदा है, रबड़ी फालूदा, वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। लास्ट में थोड़ा सा आप लाल शरबत उसके ऊपर जो है वो ड्रिजल करें एंड झटपट खा लें। आपने उसको रखना नहीं है क्योंकि उसमें बर्फ होगी, बर्फ की वजह से वो बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। उसी वक्त और अपने मेहमानों को दें। यकीन करें जो आपकी दस्तरखान पे रौनक लगेगी ना वो बहुत ही कमाल होगी। भाई वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी से ही जो है ना बस एपेटाइट इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा वजिया, हमने फालूदा में रेसिपी अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर की, फिर हमने जो है वो मीठे की रेसिपी शेयर की, फिर हमने जो है वो दूसरी डिशेस की जो रेसिपीज़ है, बीफ बनू स्पेशल पुलाव की रेसिपी भी शेयर की। अभी जो है ना कुछ ऐसा करते हैं कि सैलड में कुछ अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि सैलड और रायता, यानी दही के साथ क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, क्योंकि रायता और सैलड ये दोनों चीज़ें जो है ना जब आप खाना लगा रहे होते हैं दस्तरखान की जान होते हैं, तो किस तरीके से रायते को स्टार्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है और रायते में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐड ऑन की जा सकती हैं जो उसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस कर दें, और किस तरह सैलड बनाएं। अच्छा, सबसे पहले सबा, क्योंकि रायता और सलाद जो है ना वो हमारे दस्तरखान में अगर ना हो तो ऐसा लगता है चटनियाँ भी, और गर्मियों में तो अगर नॉर्मल बात की जाए तो भाई दाल चावल और अचार और कबाब चटनी, ये तो बड़ी लाजमी सी चीज़ लगती है, राइट जी। अरे सबसे पहले आप है ना बहुत ही शानदार टमाटर की चटनी बनाने की रेसिपी दूंगी।
जो कि आप पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, किसी भी चीज के साथ, ईद के अलावा भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके दस्तरखान पे रौनक हो जाएगी। बहुत शानदार चटनी है, टमाटर की चटनी। सबसे पहले हम लोग चटनी से शुरू करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आपने ब्लेंडर जग लेना है। उस ब्लेंडर जग के आपने ऐड करनी है तकरीबन 4 से 5 रफली चॉप किए हुए टमाटर। सही। छोटी साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज, 2 हरी मिर्चें, 3 से 4 जवे लहसुन के, ठीक है, हाफ कप के जितना सिरका, सिरके से ही टेस्ट आएगा। हाफ कप के जितना सिरका, हाँ। नमक एज पर योर टेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून, और जरा सा पानी डाल के आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे एंड जबरदस्त ही आपकी टमाटर की चटनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आपने इसको थोड़ा ठंडा करके जो है ना, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे पहले फ्रिज में थोड़ा सा रख के आपने इसको 5-7 मिनट के लिए ठंडा करना है, हाँ। ताकि सब फ्लेवर्स है ना वो टमाटर की चटनी में आ जाए। और उसके बाद आपने टमाटर की चटनी सर्व करनी है, ठीक है। सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा वजिया, ये तो हो गई चटनी। अब ये बताएं, हम सैलेड के बारे में बात कर रहे थे कि सैलेड किस तरह से बनाएं, और उससे पहले वो जो हरी ग्रीन वाली चटनी होती है ना, वो बनाने का भी जरा तरीका बताएं, क्योंकि वो मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ अंदाज से बनती है। आप कैसे बनाती है ये बताइएगा। लेकिन चले ब्रेक लेते हैं एक, फिर ब्रेक के बाद जो है मजीद रेसिपीज़ की जानिब जाएंगे और मजीद रेसिपीज़ जो है वो पूछेंगे वजिया से कि भाई बड़ी ईद पे कौन कौन सी रेसिपीज़ जो हैं वो रेसिपीज़ के खाने जो है वो बनाए जा सकते हैं, खाने किस तरीके से बनाएं और डिफरेंट स्टाइल क्या हो सकता है। लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई वजिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम कहाँ थे, हम थे जी हरी चटनी पे। और हरी चटनी की क्या रेसिपी है ये वजिया से पूछते हैं और फिर एक एक करके वजिया से पूछेंगे कि खानों को कॉम्प्लीमेंट जो है कौन कौन सी और चटनियाँ करती हैं, और इसके अलावा और कौन कौन सी जो है वो डिशेस चार चांद लगा देती हैं बड़ी ईद पे। जी वजिया, हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले बहुत अच्छी टेक्निक आप लोगों को बताऊंगी। सही। आपने लेना है एक, अच्छा वजिया, ये जो हरी चटनी की आप बता रही हैं रेसिपी, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी बताइएगा, ताकि क्योंकि यूजुअली लोगों के घर में एक ही तरीके से बनती है ना, तो थोड़ा सा स्पाइसी भी बताइएगा। बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत डिफरेंट रेसिपी और बहुत अच्छी टेक्निक के साथ शेयर करूंगी, तो पतली भी नहीं होगी, ठीक है। हाँ। सबसे पहले आपने लेना है एक गट्ठी हरा धनिया, ओके, और एक गट्ठी पुदीना, ठीक है। हाँ। और इसको अच्छी तरीके से काट लेना है। काटने के बाद आपने इसको जो है वो ग्राइंडर में ऐड करना है, ब्लेंडर जग में ऐड नहीं करना। ब्लेंडर जग में अगर ऐड करेंगे तो वो पानी छोड़ देगा। आपने ग्राइंडर जिसमें मसाला पीस रहे होते हैं ना, हाँ। उसके अंदर आपने हरा धनिया ऐड करना है, पुदीना ऐड करना है, एक हरी मिर्च ऐड करनी है, 2 जवे लहसुन के ऐड करने हैं, नमक एज पर योर टेस्ट, भुना हुआ सफेद जीरा तकरीबन हाफ टी स्पून, और हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद आपने उसके अंदर ऐड करने 4 से 5 अदद आइस क्यूब्स, ठीक है, जो हमारी बर्फ है। बर्फ से क्या होगा, चटनी बहुत अच्छी थिकन होगी और बहुत अच्छी चटनी बनेगी। वो आपने बर्फ ऐड कर दी और उसको आपने चर्न कर लिया। जो ही आपने उसको ग्राइंडर में ग्राइंड किया, आपकी लजीज हरी चटनी रेडी है। अब आप इसको एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, वरना दही वाली चटनी बनानी है तो आपने दही लेनी है और दही को अच्छी तरीके से फेंटना है। फेंटने के बाद आपने उसके अंदर 3-4 टेबलस्पून वो हरी चटनी का ऐड करना है, और इस सेम चटनी को आप आइस क्यूब्स में डाल के फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्रीज कर देंगे तो बस आपने डलियां निकालनी है सीजर से, और आपने इसको दही में डलियों को ऐड कर देना है। वो खुद ही डिजोल्व होगी और आपकी हरी चटनी जो है ना, वो मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। एक मैंने आपको फ्रीज का मेथड बता दिया है, एक मैंने आपको दही के अंदर कैसे हरी चटनी को इस्तेमाल करते हैं वो बता दिया है, एक मैंने हरी चटनी आपकी जो आप एज इट इज टिक्कों के साथ या फिर कबाब के साथ सर्व करेंगे, उसकी भी मैंने आप लोगों को रेसिपी जो है ना वो दे दी है। सही। अच्छा जी, अब सैलेड वजिया, सैलेड बताएं जरा कि सैलेड किस तरीके से बनाई जाए। हाँ, और स्पेशली सैलेड ना वजिया, स्पेशली सैलेड जब बारबेक्यू रखा हो या फिर इस तरह की चीज़ें रखी हो ना, उसके साथ बहुत मैटर करती है और बहुत मज़े की भी लगती है। लोग स्पेशली सैलेड का पूछते हैं कि भाई सैलेड कहाँ है, तो ये ज़रूर बताएं कि किस तरीके से सैलेड बनाई जा सकती है डिफरेंट।
हम ना बहुत शानदार कचूमर सैलेड बनाएंगे, लेकिन हम वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। हाँ। जो कि हमारे घर में रही होती है वो तो हम लोग काट के, सब प्याज टमाटर काट के तो हर कोई रख रहा होता जी। है, लेकिन हम कचूमर सैलेड बहुत डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, जो कि आपके पुलाव के साथ, आपके कढ़ाई के साथ और आपकी जो बारबेक्यू आइटम्स है ना उसके साथ वो कचूमर सैलेड ना बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो कचूमर सैलेड डिफरेंट तरीके से कैसे बना रहे हैं वो आप लोगों को रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी जी बिल्कुल कीजिए, कचूमर सैलेड। अच्छा, सब क्या करना है, आपने लेना है प्याज, और प्याज को आपने ऑमलेट की तरह बिल्कुल फाइन फाइन चॉप कर लेना है। सही। ठीक है, और उसको धो लेना है। जितना आप प्याज को धो लेंगे ना उसका जो कड़वाहट है ना वो खत्म हो जाएगी। सही। प्याज आपने एक बोल के अंदर, साथ छिलके के समेत आपने खीरा बिल्कुल बारीक बारीक काट के वो ऐड कर देना है। जो कचूमर के अंदर कटिंग होती है ना बिल्कुल वही आपने कटिंग करनी है। टमाटर को आपने बीज निकाल के बिल्कुल छोटा छोटा काट देना है। हरा धनिया तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। एक छोटी साइज की हरी मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई। सही। अच्छा, अब सलाद पत्ता आपने लेना है। सलाद पत्ता लेके आपने बिल्कुल बारीक बारीक उसे काट लेना है। अगर तो लाल मूली या फिर मूली अवेलेबल है तो मूली को भी आपने बिल्कुल बारीक बारीक काट के वो ऐड कर देना है। ठीक है, सब चीज को वेजीज को आपने मिक्स करके साइड पे रख दिया। इसमें आप स्वीट कॉर्न ऐड कर सकते हैं, इसमें आप रेड लोबिया ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। जो भी आप ऐड करके वो साइड पे रख लिया। अब हम इसकी बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग बनाएंगे जो कि हम कचूमर सैलेड के अंदर मिक्स करेंगे, तो वो जो एक फ्लेवर आएगा ना वो बहुत ही शानदार होगा। आपने क्या करना है, आपने लेना है 4 से 5 टेबल स्पून लेमन जूस, 2 से 3 टेबल स्पून जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। ठीक है, एज पर योर टेस्ट। सही। काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, और बिल्कुल बिल्कुल हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम गार्लिक पाउडर। अच्छी तरीके से इनको आपने मिक्स करना है। कचूमर सैलेड के अंदर डाल के फ्रेश सैलेड को आपने मिक्स करना है, और जबरदस्त ही आपकी कचूमर सैलेड है ना वो मुंह से नहीं उतरेगी, इतनी लजीज हो। सही, जबरदस्त भाई जबरदस्त। कचूमर सैलेड भी हमने आपको बनाना सिखाई है। अच्छा ये बताइए कि बारबेक्यू कैसे बनाएं, स्पेशल थिंग ऑन बड़ी ईद। सही बात है, हमारा रिचुअल है ये कि बड़ी ईद पे बेशक गर्मी हो, बेशक सर्दी हो, बारबेक्यू जो है ना वो टॉप ऑफ द लिस्ट रहता है। तो साथ मलाई बोटी की रेसिपी शेयर की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मलाई बोटी जो है ना वो मलाई बोटी मेरी अम्मी की बहुत फेवरेट है, और पता है आपको कि लोग इसको बड़े शौक से खा लेते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है और इसके जो टेस्ट होता है ना बड़ा जबरदस्त होता है। और मेरे घर में सबा मेरी मलाई जो बोटी मैं बनाती हूँ ना वो बहुत शौक से लोग खाते हैं। तो आज आप लोगों को एक रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई बोटी की रेसिपी में दूंगी। वाह भाई वाह। अच्छा, सबसे सबा आपने क्या करना है, चूंकि गोश्त हो रहा होता है तो हम लोग ना थोड़ा हम चिकन पे आएंगे और हम मलाई बोटी बनाएंगे उन लोगों के लिए जो गोश्त नहीं खाते। सही, ठीक है, बिल्कुल बताइए बिल्कुल। मलाई बोटी के लिए आपने लेना है तकरीबन 1 किलो 2 किलो जितना भी, चले हम 2 किलो की रेसिपी में आप लोगों को बता रही हूँ। आपने लेने हैं 2 किलो चिकन थाइज। ब्रेस्ट पार्ट नहीं लेना, आपने थाई की बोटी लेनी है। चिकन की थाई की बोटी लेने के बाद आपने उसको मैरिनेट करना है और बोनलेस थाई बोटी लेनी है, हड्डी वाली भी नहीं लेनी, आपने बोनलेस थाई बोटी लेनी है। ठीक। और उसको आपने मैरिनेट करना है 1 टेट्रा पैक की क्रीम के साथ, 8 कप दही के साथ, नमक एज पर योर टेस्ट, काली मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, काली मिर्चों से फ्लेवर आएगा, 2 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर, टीस्पून सफेद मिर्च यानी व्हाइट पेपर पाउडर। ठीक है, गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून। सही। इसमें कोई सफेद मलाई बोटी होती है, इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें सफेद मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हरी मिर्च लेनी है आपने 2 से 3 और उसको जरा सा पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। वो हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और मैरिनेशन का टाइम आपने देना है इसको 2 से 3 घंटे। उसके बाद आप बारबेक्यू करें, आपके मुंह से नहीं उतरेगी, इतनी लजीज ये मलाई बोटी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर की है।
सही, वही ज़बरदस्त मलाई बोटी की रेसिपी जो है वो वजिया ने हमारे साथ में शेयर की है। अच्छा वजिया, हम कुछ ऐसा तो नहीं करें कि कुछ भूल रहे हो बकरीद पे, कुछ स्पेशल चीज़ जो है अपने व्यूवर्स को बताना कि भाई ये भी बन सकता है, ये सारा कुछ भी बन सकता है। फ्रूट ट्रैफल भी लोग बड़े शौक से खा लेते हैं मीठे में, क्योंकि जब इतना ज़्यादा आप स्पाइसी चीज़ें खा रहे होते हैं ना, उसके बाद फिर आपको होता है कि नहीं भाई इसको हजम करने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए, तो नींबू पानी के साथ कुछ ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। इसके अलावा मीठे में भी अभी हमने आपसे एक और डिश पूछनी है, जी बताइए। हाजमे के लिए भी इमली आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी दे रही हूँ, सही, जो कि आप जितना भी आप लोग खाना खा लेंगे ना, वो इमली आलू बुखारे का शरबत जो है ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बेहतरी करेगा। और जो जलन होती है ना, यहाँ पे जलन हो रही होती है इतना खाना खाने के बाद, हाँ। जलन को भी की तकवीत के लिए जो ये इमली आलू बुखारे का शरबत है ना, बहुत तकसीर आजम है। तो बहुत ही शानदार इमली आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सही, बिल्कुल बताइए। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेनी है तकरीबन 1/4 कप के जितनी इमली, ठीक है, और आप लेना है तकरीबन 1 पाव के जितना आलू बुखारा, जो कि खुश्क आलू बुखारा आप लोगों को मिलता है, ठीक है जी जी। ये बोल लेना है बड़ा सा, उसके अंदर आपने वो इमली डाल दी, आलू बुखारा डाल दिया, और आपने ज्यादा पानी उसके अंदर ऐड करके ना इमली और आलू बुखारा को ओवरनाइट सोक करना है। ठीक, जो ही इमली और बुखारा ओवरनाइट सोक हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपने उसको हाथों की मदद से, हाथ वॉश करके हाथों की मदद से मसल के आपने जो है उसका पल्प और पानी जो है ना वो स्ट्रेन कर लेना है। जो गुठलियां आएंगी आपने डिस्कार्ड कर देनी है। नीचे जो पानी और पल्प होगा ना, हाँ। उसके अंदर आप ऐड करेंगे नमक 1/4 टीस्पून, ठीक, काला नमक जो कि हाजमे को आपकी अच्छा रखेगा 1/4 टीस्पून, ठीक, बिल्कुल 1/4 टीस्पून सफेद भुना हुआ जीरा, राइट। और अगर तो आप लोग शक्कर ले लें, क्योंकि शक्कर मार्केट में अवेलेबल गुड़ की शक्कर, अच्छा। वो गुड़ की शक्कर मिठास के लिए उसके अंदर ऐड करनी है तकरीबन 1/4 कप से आधा कप के जितनी, ज्यादा बर्फ डाल के आपने उसको मिक्स करना है, और वो आपका सा जो इमली आलू बुखारे का शरबत है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। वो आप बॉटल्स में भर के फ्रीजर में रख लें, बॉटल्स में भर के फ्रिज में रख लें। जब आप लोगों को थोड़ी तकवीत चाहिए या आपकी जलन आपको हो रही है खाना खा के, गोश्त खा के, तो यकीन करें मैदे के लिए, मैदे और जिगर के पेशेंट्स के लिए जो इमली आलू बुखारे का शरबत है ना, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। सही, चले जी, बहुत ज़बरदस्त इमली आलू बुखारे का शरबत बनाना वजिया ने हमें सिखाया, और इससे जो आपकी मैदे की जलन है, एसिडिटी है, वो भी दूर हो जाती है। बहुत शुक्रिया वजिया आपके कीमती वक्त के लिए। ढेर सारी रेसिपीज़ जो है वो वजिया ने आज शेयर की है, एंड आई एम श्योर कि ईद पे तीनों दिन जो है वो आप बड़े मज़े से ये रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बाकी वजिया की रेसिपीज़ जो है वजिया जो बताती हैं वो बड़े ज़बरदस्त जो है, फिर उस रेसिपी के मुताबिक अगर आप करें, घर पर वो अप्लाई करें, तो खाना बड़ा अच्छा बनता है। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि आप अगर मुल्क से बाहर जाने का सोच रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, जॉब वीज़ा पे, स्पेन के लिए, तो कैसे जा सकते हैं, ये बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई बात करते हैं वीज़ा पॉलिसीज़ के हवाले से, और ये कंट्री है स्पेन। स्पेन की जो नई वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स की भी ख्वाहिश होती है कि वो बाहर जाके पढ़ें और फिर स्पेन जो है वहाँ से फिर वो आगे जाएं, या फिर वहाँ पर अपनी तालीम कंटिन्यू करें, या फिर जो लोग जॉब वीज़ा पे जाना चाहते हैं वो उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जी हम अप्लाई करें, हम जाएँ, हमें पॉलिसी पता होनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों के लिए पैसे प्रॉब्लम नहीं होते, कुछ लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती, कुछ लोगों को पेपर वर्क ही नहीं करना आता। तो इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए शाजिब भाई ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाजिब भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शाजिब भाई, क्या पॉलिसीज चेंज हुई है स्पेन के लिए वीजा की? अच्छा साहब, अभी जो रिसेंटली पॉलिसी में चेंजेस आए हैं वो बड़े मेजर चेंजेस हैं स्पेन में, और आपको पता है कि ये एक शेंजन कंट्री है। शेंजन कंट्री में कोई भी चेंजेस को एग्जीक्यूट करना एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे कंट्रीज भी कनेक्टेड होते हैं। लेकिन स्पेन ने अभी जो एक रिसेंटली पॉलिसी जो मतलब फॉर्मुलेशन किया है और रिफॉर्म्स आए हैं उसके, उसमें एक जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है वो उन्होंने वर्क वीजा के ऊपर बड़ा एम्फेसाइज किया है। तमाम नाज़रीन जो कि ज़ाहिर वर्क वीजा में हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कि वर्क वीजा के ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे होते हैं,
तो उसमें लेबर शॉर्टेज जितनी भी है मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट पॉलिसीज के एतबार से वो उन्होंने काफी सारे प्रोफेशंस को उन्होंने ऐड किया है और वर्क वीजा में 2 मुख्तलिफ तरह के वीजाज उन्होंने जो इशू करने स्टार्ट किए हैं, जिसमें एक तो हाई प्रोफेशनल्स जो हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए, और एक तमाम जितने भी प्रोफेशन के लोग हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो उसके उन्होंने कैटेगरीज को एक तो ऐड भी किया है और वो उसमें चाहते हैं कि वर्क वीजा पे आप तमाम जो फॉरेनर्स हैं जो नॉन यूरोपियन कंट्री से आना चाहते हैं तो वो वर्क वीजा पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो बड़ी मेजर अपडेट थी वो ये थी कि बहुत सारे स्पेन में जो लोग रह रहे थे वो अनडॉक्यूमेंटेड रहते थे या इलीगल जो रहते थे, जिनका स्टेटस इलीगल था, मुख्तलिफ जराए से वो स्पेन पहुंचते थे, ज़ाहिर मोरक्को से, मुख्तलिफ ममालिक से। तो अब जब वो स्पेन पहुंचते थे तो वो अनडॉक्यूमेंटेड वहां पर रह रहे थे। लेकिन अभी स्पेन ने लास्ट मंथ में जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड मतलब पर्सनैलिटीज वहां पे मौजूद है, तो फिर उन्होंने काम ये किया है कि तकरीबन 5 लाख लोगों को जो अनडॉक्यूमेंटेड थे उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया है और उन्होंने उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें उन्होंने सोशल इकोनॉमी के हवाले से, फैमिली के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से और लेबर के हवाले से, यानी कि अगर आपके कोई फैमिली कनेक्शंस मतलब जैसे स्पेन में किसी के ऑलरेडी मौजूद है तो उस हवाले से उन्होंने उसको रेगुलराइज किया। इस तरीके से अगर आपके पास कोई सोशल कनेक्शंस वहां पे मौजूद थे उस हवाले से किया, तो तकरीबन 5 लाख से ज्यादा ऐसे वो तमाम अनडॉक्यूमेंटेड लोग कि जो वहां पर इलीगली तौर पर रह रहे थे उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। तो बड़ा पॉजिटिव साइन है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो लेबर शॉर्टेजेस है उसको किसी तरीके से मीट किया जाए, क्योंकि जब 5 लाख लोग वहां पे इलीगल रह रहे थे तो डेफिनेटली उनके लिविंग एक्सपेंस, उनकी तमाम चीजें तो वैसे बेयर हो रही थी और जाहिर है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इकोनॉमी के ऊपर बर्डनाइज होते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर पॉलिसी बनाई है कि उसको जो रेगुलराइज किया जाए। अच्छा, स्टूडेंट वीजा की पॉलिसी में उन्होंने 2 बड़े मेजर अपडेट्स दिए। सही, क्योंकि स्पेन कोई भी स्टूडेंट वीजा के ऊपर जाता था तो वहां पर पार्ट टाइम पे जॉब अलाउ नहीं होती थी। जैसे अगर हम बात करते हैं मलेशिया की, मलेशिया में भी इसी तरह होता है कि जो भी एक स्टूडेंट को पार्ट टाइम अलाउड होता है वो नहीं अलाउ होता है स्पेन में। तो अब उन्होंने जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया है उसमें पार्ट टाइम स्टूडेंट वीजा उसमें अलाउ किया और PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया। और लास्ट एक जो बड़ी जबरदस्त चीज इन्होंने एग्जीक्यूट की वो डिजिटल नोमैड वीजा है। डिजिटल नोमैड वीजा एक फ्रीलांसर्स वीजा है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीलांसर्स की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो डिजिटल नोमैड वीजा जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है और बड़ी जबरदस्त फॉर्मूला की है, उसको भी हम आगे मतलब डिस्कस करेंगे। सही, चलिए जी, तो फिर ये बताएं कि स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी क्लास से, लाइक 9th मैट्रिक या इंटर, स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि वो स्पेन के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें तो उसके लिए उनका प्रोसेस क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स क्या होगी और बजट कितना लगेगा? अच्छा देखिए, जब भी हम यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं तो हमें ये अंदाजा होता है कि हम मिड बजट कंट्रीज की बात कर रहे हैं या लोअर बजट कंट्रीज की भी बात कर रहे हैं। उसमें हाई बजट कंट्रीज नहीं है जितने भी जाहिर बात है यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो इट मींस कि हमें अपने बजट के अंदर कोई ना कोई यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। लेकिन एक जो टफ टाइम होता है, जो चैलेंज होता है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, वो ये होता है कि मतलब हमें वहां पर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिल सके, वहाँ उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज ना मिले हमें। तो बैचलर्स के प्रोग्राम्स और मास्टर्स के प्रोग्राम जो कि आफ्टर इंटरमीडिएट अनाउंस करती हैं स्पेन की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, उसमें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स काफी सारे होते हैं। तो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में जो नॉर्मली पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी ऑफर कर रही होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी ऑफर करती है। लेकिन अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फीसिस है वो तकरीबन $1,000 से लेकर $5,000 के दरमियान फीसिस हैं, यानी कि बड़ी लो कॉस्ट के अंदर वो पूरे साल की फीस कोई भी पर्सन अगर पे करता है या वहां जाके भी पे करता है तो उसको स्पेन की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में। और अगर हम प्राइवेट का बात करते हैं तो प्राइवेट में ऑलमोस्ट $4,000 से लेकर $10,000 तक की यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं स्पेन में, जो अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं और जिसमें वीजा रेशो भी काफी बेहतर है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और जो एक और बड़ी जबरदस्त चीज है जो अक्सर नाज़रीन हमारे पूछते हैं और बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, वो आइल्स की रिक्वायरमेंट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा। आपको आइल्स नहीं अटेंड करना होता। लेकिन उसके फिर ऑल्टरनेट में क्या करना होता है? अगर आइल्स नहीं करना होता तो उसकी ऑल्टरनेटिव क्या है? फिर उनको क्या प्रोसेस है, कौन सा पेपर जमा कराना है? नहीं, उसके अगेंस्ट में किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं। जैसे हम लास्ट टाइम टर्की की बात कर रहे थे कि वहां पर आपको एक रिप्लेसमेंट एग्जाम वहां का देना होता है। क्योंकि शाहज़ेब भाई, आप इससे पहले बताते रहे ना कि जिन लोगों को जिन कंट्रीज में आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर वो ये कहते हैं कि आप अपना जो स्कूलिंग सिस्टम है वो सारा का सारा इंग्लिश मीडियम हो, तो वहां से फिर वो सर्टिफिकेट लाएं और जो वहां जमा करवाएं। तो स्पेन में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तो अक्रॉस द वर्ल्ड तमाम जगहों पर रिक्वायरमेंट है। अच्छा। और जाहिर है बात, वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स का मतलब यही होता है कि आपने अगर इंटर किया है, अगर आपने मैट्रिक किया है, तो आप अपनी कॉलेज से, आप अपने स्कूल से
वो सिर्फ एक इंग्लिश जो आपने टॉट प्रोग्राम्स पढ़े हैं पास्ट में, उसका एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, तो वो उसकी एग्जामिशन आपको मिल जाती है आइल्स की। तो डेफिनेटली आपका बड़ा अच्छा सवाल है, उसमें एग्जामिशन बिल्कुल मिलती है और वो रिक्वायरमेंट है स्पेन में भी। जाहिर है आपको एक 40,000 का आपको एक जाहिर है अगर हम आइल्स की बात करते हैं तो आपने एग्जामिनेशन फीस पे करनी है, आपने वहां के जाहिर अपने प्रिपरेशन फीस पे करनी है, तो आपका टाइम भी अमाउंट भी सेव होता है और डेफिनेटली वो आपके डिजायर्ड स्कोर्स भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होते। तो हम स्पेन में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को देखते हैं, तो हम उसमें यही देखते हैं कि जो कोर्सेज है वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स उनको मिल सके, और स्पेन से जो वीजा मिल रहा है पाकिस्तान में वो भी बड़ा इजीली मिल जाता है। इस्लामाबाद में भी एम्बेसी मौजूद है जो कुछ वीजाज में डील करती है, वरना BLS एक और वेबसाइट है जैसे जेरीज और मुख्तलिफ वेबसाइट्स के थ्रू वीजाज अप्लाई होते हैं, तो वो शेंजन विजिटर वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो या लॉन्ग टर्म कोई भी वीजाज हो, तो BLS वेबसाइट के थ्रू मुख्तलिफ वीजाज पे हम स्पेन में इजिली पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करते हैं। क्योंकि सब हमेशा इशू ये आता है, अक्सर लोग हमसे सबसे पहले सवाल ही करते हैं, क्योंकि यूरोपियन काफी सारी कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनके एम्बेसी पाकिस्तान मौजूद नहीं है या उसके वीजा प्रोसेस नहीं होते। हम फिनलैंड की बात करते हैं, फिनलैंड के इंटरव्यूज अक्सर लोग जाके मतलब कतर में देते हैं वो इंटरव्यूज, अपनी जो अपने इंटरव्यू जो स्टूडेंट वीजा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ज़ाहिर स्पेन की, तो स्पेन के बहुत सारे ऐसे ऑप्शन यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं कि इस्लामाबाद की एम्बेसी में भी उसके इंटरव्यूज होते हैं और BLS के थ्रू भी हम बहुत सारे इंटरव्यू अरेंज करवाते हैं और वीजा भी इजीली इसमें मिल जाता है। तो स्टूडेंट वीजा में बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन है और लो कॉस्ट में बड़ा इजीली बजट के अंदर वो स्पेन मूव हो सकते हैं। सही। तो इंटर के स्टूडेंट्स कैसे स्पेन जाएं, कौन से कागजात जमा कराएं, शॉर्टली बता दीजिएगा, और बजट कितना? देखिए जहां तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है, हमें ज़ाहिर इंटर के अपने सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट हमें अपनी ओके रखनी होती है, और अपना जिस कॉलेज से भी वो पास आउट हो रहे हैं उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लाजमी वो अपना निकलवाएं, और साथ में अपना पासपोर्ट डेफिनेटली उनको रेडी करना होता है। अपना उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है। देखिए हम हमेशा बात करते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की, तो इट मींस हमारे पास कोई ऐसे स्पॉन्सर हो जिनका सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रॉन्ग हो, जो हमारे पास एक साल का बजट दिखा सके कि अगर स्पेन में हमारा एक्सपेंस आ रहा है 10-12 हजार यूरो, तो हमारे अकाउंट में अमाउंट रखा हुआ हो और हम हर साल पूरे साल में हर मंथ अपना एक्सपेंस उस अकाउंट से बेयर कर सकें। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का मीट होना जरूरी है। और अगेन जो सबसे इम्पोर्टेंट हम हमेशा बात करते हैं, कितनी शाजिब भाई स्पेन जाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो 12 से 15 हजार यूरो हमें बैंक स्टेटमेंट पे शो करने होते हैं। और अगर हम एक्सपेंस की अगर बात करते हैं तो बाकायदा तौर पे जो इनिशियल एक्सपेंस आता है स्पेन में, अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान आता है। इसमें 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस भी शामिल है, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल है। अब भाई मतलब वो ये ना जो स्टूडेंट्स हैं वो 20 से 25 लाख रुपए नहीं जो है ना कर सकते, वो जाहिर है उनको तो कमाने भी जाना है और पढ़ने भी जाना है। कोई ऑल्टरनेट, कोई और कम बजट में कैसे जाया जा सकता है, ये जरा बताएं। उसका बिल्कुल ऑल्टरनेट अवेलेबल है। जैसे अगर हम स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन में पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी फीस टोटल $1,000 से स्टार्ट है, ठीक है। तो इट मींस टोटल 3-4 लाख 5 लाख रुपए आपको पे करने, और वो भी आपने वीजा से पहले नहीं स्टार्ट करने, आपने आपका जब वीजा ठीक है। शाजिब भाई से हम कंटिन्यू करते हैं, शाजिब भाई की बात से हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर शाजिब भाई से पूछेंगे कि नहीं है स्टूडेंट्स के पास 20 से 25 लाख स्पेन जाने के लिए, वो क्या करें, वो कैसे जाएं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई शाजिब भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और शाजिब भाई से हम पूछ रहे थे कि भाई कम पैसों में कैसे जा सकते हैं स्पेन, स्टूडेंट्स के पास नहीं है 20-25 लाख रुपए, तो क्या करे शाजिब भाई ऑल्टरनेट? अच्छा समझ, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि वो तमाम स्टूडेंट्स के पास बजट कम है वो फिर भी स्पेन जाना चाहते हैं, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कंपैरेटिवली फीसेस कम होती हैं, कंपटीशन ऑल दो जरा ज्यादा होता है, लेकिन आपको $1,000 में एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको वहां पे मिल जाती है जो लो कॉस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। और जाहिर है आपके रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं, सब देखें असल में हमें रैंकिंग को भी मैटर रखना होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं, पाकिस्तान की अगर टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज है ना, तो उसकी भी इंटरनेशनल रैंकिंग इतनी खास नहीं होती। लेकिन अगर हम स्पेन की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं जिसमें अगर हम लो कॉस्ट भी अगर हम पे कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छी यूनिवर्सिटीज की डिग्री है, वो हमारे पास रैंकिंग वाइज अच्छी हैं, तो इंटरनेशनली उसको बड़ा फायदा हो सकता है विद इन द स्पेन, और अगर वो अक्रॉस द वर्ल्ड वो कहीं पर भी जाते हैं
तो उनको बड़ा फायदा है इसमें। तो अगर हम उस लिहाज से बजट बना के देखते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अगर वो अप्लाई करते हैं तो इसमें टोटल कॉस्ट उनकी 8-10 लाख रुपए आएगी, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल है 1 साल का, जिसमें ट्यूशन फीस भी शामिल है, वीजा फीस तकरीबन 90 यूरो के करीब इसकी फीस होती है, वो उसमें शामिल है। अगर आपने होटल रिजर्वेशन, फ्लाइट रिजर्वेशन दिखानी है उसकी कॉस्ट शामिल है। तो तकरीबन 8-10 लाख रुपए के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो जाता है और पाकिस्तान से ज़्यादा इसका वीजा भी इजीली मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक लो कॉस्ट ऑप्शन में पब्लिक यूनिवर्सिटीज को तमाम लोग टारगेट कर सकते हैं, चूंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी का इंटेक साल में सिर्फ एक ही दफा आता है सितंबर में। तो वो तमाम स्टूडेंट जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं स्पेन को, वो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। और उसमें जल्द से जल्द ऑप्शंस होते हैं क्योंकि सीट्स बड़ी क्विकली फिलअप हो रही होती हैं। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके बजट कम है। सही, वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके बजट कम है। अच्छा जी, ये बताएं कि अब फैमिली वीजा स्पेन के लिए कैसे अप्लाई किया जाए? फैमिली वीजा, जबरदस्त आपने सवाल किया है। फैमिली वीजा के लिए अभी 2 नए वीजा इशू किए हैं स्पेन ने। एक नॉन जो लिक्रेटिव वीजा है वो तमाम लोगों के लिए कि जो रिटायर्ड लोग हैं। हमने बात की थी पहले पोर्तुगल में, तो पोर्तुगल में हमने बात की थी कि वो तमाम लोग जो रिटायर्ड लोग उनके वीजाज थे। तो इसी तरीके से भी एक नया वीजा इशू किया है मतलब स्पेन ने, कि वो तमाम लोग जिनकी पैसिव इनकम है, जिनकी पाकिस्तान से किसी रेंटल इनकम के थ्रू इनकम आती है, या रिटायर्ड वो हो चुके हैं, गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो तमाम लोग इसको मतलब इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं और उसमें अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें अगेन सिलसिला ये कि आप जाके वहां पर अर्निंग नहीं कर सकते स्पेन में। हाँ। आपकी अर्निंग्स हैं वो आपकी मतलब फॉरेन से आ रही हो, किसी भी कंट्री से आ रही हो, रेंटल की मद में आ रही हो, या वो आपने कोई ना कोई ऐसे यहाँ पर कोई भी मतलब एक्टिविटी आप कर रहे हो जिससे आपकी इनकम ऑलरेडी जनरेट हो रही हो, जो नॉर्मली पैसिव इनकम कहलाती है। तो उसके थ्रू वो फैमिली जो अपनी इमिग्रेशन पे जा सकते हैं, उसमें इनिशियल लेवल पे 1 ईयर का वीजा मिलता है। आप 1 साल के लिए जाते हैं जो एक्सटेंडेबल वीजा होता है, फिर आप 2 इयर्स के लिए वहां पर मूव हो जाते हैं एंड देन फिर 5 इयर्स का आपको वीजा मिल जाता है फाइनली। तो इस तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। बच्चों के वहां पर स्कूलिंग्स भी हैं जो कि अच्छी स्कूलिंग्स है वहां पर, अपनी लोकल लैंग्वेज स्कूलिंग्स भी है जो पब्लिक मतलब स्कूलिंग्स कहलाती है। और अगर आप किसी इंटरनेशनल स्कूल्स में एडमिशन करवाते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो फैमिली के साथ अगर स्पेन जाना चाहते हैं तो नॉन जो लिक्रेटिव वीजा एक है। एक और वीजा भी अनाउंस किया है, डिजिटल नॉमेड वीजा। अच्छा, अब सब आपने देखा होगा कि वो तमाम लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं, वो तमाम लोग जो आईटी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं या मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी तरीके से वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे कहीं पर भी काम कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू अर्निंग्स अपनी करते हैं। फायरवेयर अफर के ऊपर अकाउंट उन्होंने क्रिएट किए हुए, किसी कंपनी के साथ वो एसोसिएटेड है जिनकी एक अपनी परमानेंट इनकम आ रही है, वो तमाम लोग डिजिटल नॉमेड वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, डिजिटल नॉमेड वीजा की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 28-2900 यूरो के करीब है कि आपकी अगर मंथली इनकम इतनी हो रही है इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, आपके मिसेस बच्चे भी आपके एप्लीकेशन का पार्ट होते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको 3,500 से 4,000 यूरो ये आपको शो करने होते हैं पिछले 1 साल अपनी स्टेटमेंट पे कि आपकी परमानेंट इनकम आ रही है। तो वो तमाम लोग जो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो डिजिटल नॉमेड वीजा भी वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अगेन वही 1 साल का आपको पहले वीजा मिलता है वहां पर, और जब वो 1 साल का वीजा मिलता है तो वो भी एक्सटेंडेबल वीजा होता है। ये उन तमाम लोगों के लिए कि जो स्पेन के मतलब स्पेन के ऊपर जाके बर्डनाइज नहीं होना चाहते, वहां पर जॉब सर्च नहीं करेंगे, अपने पास ऑलरेडी उनके पास एक जॉब मौजूद है, वो एज अ फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए डिजिटल नॉमेड वीजा है। तो सब ये 2 वीजाज ऐसे हैं जो अभी इन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं स्पेन ने, और इस हवाले से एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसके में आप फैमिली अलाउ नहीं करते। वो लोग फैमिली रियूनिफिकेशन एक वीजा होता है, वो बाद में आप अपनी फैमिली को ज्वाइन करते हैं। लेकिन जो लिक्रेटिव वीजा है जो हमने अभी डिस्कस किया, इसके अलावा डिजिटल नॉमेड जो वीजा है, इन दोनों में आप इनिशियल लेवल से ही अपने फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। तो ये दोनों वीजाज अप्लाई कर सकते हैं वो तमाम लोग जो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं। वो तमाम लोग जो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए इन जनरल कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और वो रीजनेबल भी उनको पड़ता है वो पैकेज, और इतना ज़्यादा बजट भी उनका नहीं लगता, और वो वहाँ से कहीं और भी ट्रैवल कर सकते हैं? शाहज़ेब भाई। हाँ, सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है सबा। आप ये कि जितने शेंजन कंट्रीज है ना, उसमें किसी भी कंट्री में मूव होना बड़ा इजीली जो है मतलब मूव हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब हमें कहीं पर भी एक दफा की एंट्री हमें मिल जाती है, जस्ट लाइक अगर हम अभी स्पेन की बात कर रहे हैं, तो स्पेन की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर हमें एंट्री मिल जाती है और अगर हमें वीजा मिल जाता है, तो हमारे पास डोर्स ओपन हो जाते हैं, बाकी यूरोपियन ऑप्शंस के पाथवेज हमारे पास ओपन हो जाते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ, आप जैसे आप फ्रांस जाना चाहते हैं, आप इटली जाना चाहते हैं, आप फिनलैंड जाना चाहते हैं, इसके अलावा पोर्तुगल आप जाना चाहते हैं, बराबर में पोर्तुगल भी है,
तो इस तरह के ऑप्शंस अगर आपको लगता है कि जिसमें आपके चांसेस से ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं जाने के बाद, देखिए जब तक हम कोई डिसीजन लेते नहीं है, जब तक हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन कहीं पर डिसीजन लेके एक अगर हम बेबी स्टेप लेते हैं, किसी ऐसे छोटे कंट्री पहुंच जाते हैं, वहां से हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। फिर हमें नजर आता है, क्योंकि आपको पता ही कि 26 से 28 कंट्रीज के डोर्स हमारे ओपन हो जाते हैं अगर हम स्पेन की तरफ जाते हैं। तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं स्पेन की, जिसमें हम अगर हम स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहें या किसी भी वीजा पे जो अभी तक हमारा डिस्कस हुआ है, अगर हम उन वीजाज पे जाके कम से कम साल 2 साल स्पेन में अगर हम स्पेंड कर लेते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज के ऑप्शंस भी हमारे पास ओपन हो जाते हैं और हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मल्टीपल ऐसे वीजाज भी मौजूद हैं कि अगर आपके पास सिर्फ स्पेन की भी अगर रेजिडेंसी है, तो आप लीगली तौर पे किसी दूसरे मतलब कंट्री में जो कि यूरोपियन कंट्री का पार्ट होगा, आप वहां पे जॉब्स भी कर सकते हैं। तो ये उन तमाम लोगों के लिए कि जो समझते हैं कि किसी एक कंट्री के अंदर अगर इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी स्ट्रांग वहां पर नहीं है, या वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मल्टीपल कंट्रीज में, जैसे हमने पहले बात की थी जॉब सीकर वीजा के हवाले से, पोर्तुगल है वो जॉब सीकर वीजा अनाउंस करता है, ऑस्ट्रिया करता है, इसके अलावा हम हमेशा स्वीडन की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं। हाँ। तो इधर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वंस यू गेट इन द मतलब स्पेन, तो आप कहीं पर ही मूव हो सकते हैं, बहुत सारे कंट्रीज के ऑप्शन आपके अवेलेबल होंगे। सही है, बहुत सारी कंट्रीज के ऑप्शन है। अच्छा, आप मोरक्को अभी गए थे घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ का बताइए, वहाँ का क्या सिनेरियो है? पाकिस्तानी अगर वहाँ जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, हमने यही ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया था मोरक्को में। हाँ। हमारा एक बिजनेस ट्रिप था बेसिकली ये, और जाहिर हमने बहुत सारी कॉन्फ्रेंस वहाँ पे अटेंड की, बड़ा जबरदस्त वहाँ पर हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रही हैं। उस हवाले से अगर हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज वहाँ पे हमने एक्सप्लोर की। रबात में हमें यूनिवर्सिटी ऑफ रबात की एक बड़ी जबरदस्त यूनिवर्सिटी है। फैज वहाँ पर एक सिटी है जहाँ पर ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर ऑप्शंस बच्चों के स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अच्छा, मेरा जो मेन फोकस था वो ये था, चूंकि वहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो अरेबिक और फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन हमारा जो फोकस था कि वो ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स वहां पर ऑफर कर रहे हो। तो हमें कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी मिली कि जिसमें मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज थी और उसमें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल थे। फीस रेंज की अगर हम बात करते हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो फीस की रेंज थी वो ऑलमोस्ट $3,000 से $5,000 के दरमियान यूनिवर्सिटीज की फीसिस थी वो, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बेटर ऑप्शन असल में देखिए मोरक्को का क्यों है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और बिल्कुल मतलब जो बॉर्डर लाइन है उसका वो बिल्कुल ज़ाहिर स्पेन से लगता है, और ज़ाहिर एक मुस्लिम कंट्री है। आप जहां पर भी जाते हैं कि आपको अजान की आवाज सुनाई देती है। हराम और हलाल का मसला कोई भी नहीं है कि आपको मतलब आपको हर जगह एक ज़ाहिर मतलब हलाल फूड आपको मिलेगा वहां पर, इस तरह का कोई इशू नहीं है। लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल थोड़ा सा है वहां पर, चूंकि फ्रेंच लैंग्वेज और अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है, लैंग्वेज बैरियर जरूर है, लेकिन यूनिवर्सिटीज के अंदर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। वीजा पाकिस्तानियों को बड़ा इजीली वहां पे मिल भी जाता है, और चूंकि वो ज़ाहिर यूरोपियन बॉर्डर के करीब है, तो आपकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स स्ट्रांग है कि आप कल को वहां पर यूरोपियन कंट्रीज के साइड पे भी जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोरक्को एक बहुत बेहतर जो है वो मतलब कंट्री है, और उसमें मराकश जो डेफिनेटली ज़ाहिर एक टूरिस्ट प्लेस है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के वहाँ पे काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पर। तो तमाम जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शन को, वो मोरक्को को भी देखें। मोरक्को एक बड़ा जबरदस्त जगह है और मुख्तलिफ सिटीज के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है। सही, चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाज़िब भाई आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत ज़बरदस्त हमने आज जो है वो डिस्कशन की है वीज़ा से रिलेटेड कि किस तरह से आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं, कम बजट में आप स्पेन कैसे जा सकते हैं। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको हुमैरा नाज से, जो कि हमें बताएंगी कि भाई किस तरीके से आप अपने जो छोटे मोटे मसाइल हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे कि बीमारी तक पहुंच जाते हैं, वो कैसे आप हल कर सकते हैं डिटॉक्स टी के ज़रिए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ के हवाले से, और ये होम रेमेडीज़ क्या हैं और कितनी बेनिफिशियल होती हैं। इतनी रेमेडीज़ हैं कि अगर आप घर में अपने हर मसले के साथ ये होम रेमेडीज़ करते रहना तो शायद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि ये क्या होता है कि स्मॉल थिंग्स होती हैं, फिर वो बाद में इतनी बड़ी बन जाती हैं आपके इग्नोरेंस की वजह से कि उससे बहुत सारे लोग परेशानी का शिकार हो जाते हैं। अब डिटॉक्स मतलब क्या कीजिए, आपने अपना डिटॉक्स करना है, बॉडी डिटॉक्स करना है, कैसे करें, क्या खाएं, क्या पिएं, कौन से वाटर, कौन से जो है ना वो आपने बाकी चीज़ें करनी है। इस पर बात करने के लिए हुमैरा ने हमें ज्वाइन किया है, और हुमैरा जो है वो आज हमसे बात करने लगी हैं डिटॉक्स टी पर और हर्बल पाउडर्स के ऊपर। तो चलें जी, हुमैरा को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं?
वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, जब हम गर्मियों में चाय या टी का जिक्र करते हैं ना, तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई एक तो गर्मी है और ऊपर से रेमेडी भी अगर डिटॉक्स टी वाली है तो ये कैसे काम करेगी। तो ज़रा ये बताइए कि इस मौसम में डिटॉक्स टी जो है वो कैसे बनेगी, किस तरह काम करेगी और ये क्या प्रोसेस है इसका। जी देखो, सबसे पहले तो अगर तो ये दिमाग में बिठा लो कि अगर आपने वेट लॉस के लिए डिटॉक्स करने की कोशिश करनी है तो हाँ। फिर तो आप टी की तरफ ही आएंगे जो गर्म होगी, सही। क्योंकि चर्बी हमेशा चूल्हे पे रख के गर्म रख के ही पिघलाई जाती है, फ्रिज में रख के नहीं। सही। ठीक है ना। तो उसके लिए आपने टी ही पीनी है, और अगर तो वेट लॉस के लिए सही। है ना। वैसे अगर देखा जाए तो ड्रिंक में और भी बता दूंगी, लेकिन अगर सिंपल आपने टी पीनी है ना डिटॉक्स के लिए, एक सिंपल इलाज इसका ये है कि आपने अदरक, इतना सा पीस अदरक का 1 से 1.5 इंच का पीस लेके उसके पीसेस कर लीजिए छोटे छोटे। 1 गिलास पानी में आपने सिंपल अदरक डालनी है 3 सी, और उसके बाद उसमें डालना है चाय का चम्मच, 1 चम्मच जीरा, सफेद जीरा। ये आपने इसको जोश दे लेना है। जब पानी का कलर चेंज हो जाए तो आपने ये टी सिंपल पी लेनी है। सुबह निहार मुंह, चाहे तो इसमें आप चंद ड्रॉप्स जो है वो लेमन के ऐड कर सकते हैं। सही। अगर आप चाहे जिनका गला खराब नहीं है जो है कर सकते हैं इस तरह की चीज पीना, तो वो आप लेमन डाल के सुबह पिए। और जब भी आप कोई ड्रिंक इस तरह की चीज पीते हैं सुबह में निहार मुंह पर, जो मैं बताती हूँ, तो उसके फिर आपने आधे घंटे के बाद नाश्ता करना। अच्छा। फौरन आपने खाना पीना शुरू नहीं कर देना, क्योंकि वो अपना ज़ाहिर डिटॉक्स करेगा बॉडी के अंदर, फिर आप खा लेंगे पी लेंगे तो वो फिर असर नहीं होगा उसका। तो थोड़ा सा टाइम गैप देने के बाद आपने खाना पीना स्टार्ट करना है अपना। सही। तो ये किस तरीके से बनाई जाएगी, क्या करना होगा, इसके अलावा और कौन कौन सी डिटॉक्स टीज हैं ये बताइएगा। कितनी टी है ये भाई? सिंपली मैंने बताया ना, अदरक आपने अदरक लेनी है, 1 गिलास पानी में बॉईल करना, उसमें जीरा डालना, 1 चाय का चम्मच बॉईल करके छान के ये आपने पी लेना। लेमन ड्रॉप्स आपने थोड़े बहुत डाल। अच्छा, ग्रीन टी के हवाले से भी लोग बहुत बात करते हैं कि ये फैट बर्न करती है, ये ठीक है? ग्रीन टी पीना चाहिए? ग्रीन टी का मकसद फैट बर्न करना नहीं होता। अच्छा। ग्रीन टी का मकसद, आप जब देखें अरब कंट्रीज में भी आप जाएंगे तो हर खाने के बाद आपको ये कहवा दिया जाता है साथ में पीने के लिए। क्यों? क्योंकि वो खाने को हजम करता है, वो हाजमे के लिए पीते हैं। ग्रीन टी का मकसद कतई ये नहीं होता कि आप वेट लॉस के लिए पिए। एक तो मैंने लोगों को ये देखा है कि इतने बड़े बड़े मग जो हैं वो भर के ग्रीन टी का बना लेते हैं और सुबह निहार मुंह पी रहे होते हैं वो ग्रीन टी। अरे भाई, ग्रीन टी का मकसद सिर्फ खाना हजम करना है, बाकी इसका कोई मकसद नहीं है। आप खाना खाएं उसके बाद ग्रीन टी पिएं। दूसरी चीज ये है कि आपको मैं एक सिंपल पाउडर बनाने का बता देती हूँ, जो कि आपने रात को आधा चम्मच खाना है और सुबह आधा चम्मच खाना है। जी जी बिल्कुल बताएं। डिटॉक्स पाउडर है सिंपल, ये भी आपके किचन में मौजूद होंगी चीजें। आपने लेना है 2 खाने का चम्मच मेथी दाना, 2 खाने का चम्मच सफेद जीरा, 2 खाने के चम्मच सौंफ, और उसमें आपने 1 खाने का चम्मच अजवाइन का ऐड करके ये पाउडर मिक्सी में पीस के पाउडर बना लीजिए। यही पाउडर आपने आधा चाय का चम्मच रात को लेना है, आधा चम्मच सुबह के नाश्ते के बाद लेना, और ये खाने के बाद लेना है रात को, सुबह नाश्ते के बाद लेना है। इससे क्या होगा कि इससे आपका वेट लॉस भी होगा और इससे आपका डिटॉक्स भी होना शुरू हो जाएगा। जो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन है, असल मकसद डिटॉक्स करने का बॉडी क्या होता है, आपका लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन होनी चाहिए, तब आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट होगी। तो ये जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ ये आपके लिवर फंक्शन को फास्ट करेंगी और लिवर को डिटॉक्स करेंगी। लिवर को डिटॉक्स करेंगी। अच्छा, ये बड़े ज़बरदस्त आपने जो है वो हर्बल पाउडर भी बताया है और इसके अलावा ये डिटॉक्स टी भी बताई है, और बड़ी आसान है और लोगों के घरों में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं और आपका फ़ैट बर्न हो सकता है। और जब मोटापा होता है ना तो वो बहुत सारी बीमारियों को दावत दे रहा होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो पहले ही आप इसकी प्रिवेंशन करें। और अगर ये आप डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो ये बड़ा बेनिफिशियल होता है। अच्छा हुमैरा, ये बताइएगा कि अब क्योंकि ईद करीब है तो अब लोगों को, ख़वातीन स्पेशली ये चाहती हैं कि वो खूबसूरत लगें, ईद पे जो है वो अच्छा सा उनका जो है वो फेस ग्लो करे, कोरियन ग्लास स्किन हो। यूजुअली मैं हमेशा स्किन केयर की बात ना आपसे लास्ट में करती हूँ, पहले मैं सारे जो है वो सेहत के मसाइल डिस्कस करती हूँ, लेकिन आज मैं जो है वो पहले उसमें जो है पहले सेगमेंट में ही आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि स्किन के लिए क्या किया जाए कि ख़वातीन जो हैं उनकी स्किन ईद तक बड़ी अच्छी हो जाए। स्पेशली जो डिमांड है कि जी कोरियन ग्लास स्किन होनी चाहिए,
वाइटनिंग स्किन होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि मैं आपसे पूछूं कि पुदीने का पानी पीने से क्या कलर वाइट होता है, यानी आपका कलर जो है बेहतर होता है, अच्छा होता है, साफ होता है? जी बिल्कुल, पुदीने का पानी जो है आपका, एक तो वही बात आ जाती है कि जब लीवर फंक्शन फास्ट होता है ना, क्योंकि मेरी एक मेडिसिन है लीवर डिटॉक्स, अच्छा। ठीक है। अब वो जब वो लोग खाते हैं उसके इतने अच्छे नतीजे उनको मिलते हैं, क्योंकि जब लिवर फंक्शन फास्ट हो गया स्किन का कलर एनहांस होना शुरू हो जाता है। ये सही। पुदीना जो है, पुदीने की एक चटनी बनती है जिसमें आपने लहसुन लेना है, पुदीना लेना है, हरी मिर्च लेनी है और साथ में आपने अनारदाना डालना है। अच्छा। ये चटनी आप बना लीजिए, इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी फायदेमंद होता है जिगर के लिए, सही। तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। धनिया पुदीने की जो चटनी सिंपल बनती है ना, उसमें आपने ये डालना है, अनारदाना भी डालना है। ये चटनी बना के आपने डेली खाने के साथ ये चटनी खा लीजिए। आपके एक तो आपका हाजमा भी शुरू हो जाएगा, दूसरी चीज आपका कलर एनहांस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आपका लिवर सही तरह काम शुरू कर देता है ना, तो बॉडी की और सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। सही। दूसरा आपने मुझसे पूछा कि स्किन पे लगाएं क्या। हाँ। ये जो आजकल एक सवाल हो गया ना, कोरियन ग्लास स्किन। यस, कोरियन ग्लास स्किन। बिल्कुल, वो तो उनका देखिए वो एक जेनेटिकली है उनके, उनकी जो स्किन है ना, कोरियंस की या जापानीज की या चाइनीज की, उनको जेनेटिकली उनकी स्किन अच्छी है। अच्छा, अगर हम उनकी तरफ जाना चाहें, जाहिर है उस स्किन को बनाने के लिए बहुत सारी थेरेपीज भी हैं, बहुत सारे आप जो है रात को बैठ के आप एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं फेशियल्स की, जो कि मैं भी करती हूँ। बाकी है कि आपने जब आप चावल पकाते हैं ना, तो चावल का जो पानी है, भले भीगे हुए चावल का भी पानी है, वो पानी आप पीके मत। अच्छा। वो पानी आप उसी पानी से मुंह को धोएं, उसी पानी से आप उसके अंदर कोई एवियन के कैप्सूल ऐड कर लीजिए, आप विटामिन ई ऐड कर लीजिए, जो भी आप चाहें। आपने ये पानी जो है फेंकना नहीं है, इस पानी से आप मुंह को वॉश करेंगे ना, तो आपके जो ग्लास स्किन है वो खुद ब खुद वापस आ जाएगी। अच्छा, ये रोजाना कर सकते हैं ये चावल के पानी वाली रेमेडी? बिल्कुल, आप अगर आपके पास चावल जिस दिन भी भीगे हैं, तो वो पानी आप 2 से 3 दिन सेव करके रख सकते हैं। वो पानी आप फर्मेंटेड हो जाएगा वो पानी। ये जो चावल का पानी होता है वो फर्मेंटेड वाटर होता है। सही। वो आपकी स्किन के लिए और ज्यादा अच्छा है। तो वो फिर फ्रिज में रख लें सेव करके, और उसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो डाल दें, ये कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डाल के आप उसको वॉश, पानी की छींटे मार के ना उसको फिर आप धोएं नहीं, उसको हवा में सूखने दें अपने चेहरे को। सही, यानी कि पहले आप चावल के पानी से मुंह धो लें, फिर उसको मतलब आप एयर यानी पंखे की हवा में जो है उसको सुखा लें। पंखे की हवा में। सही। और फेस वॉश कब यूज करें उसके बाद? देखो, जितने भी फेस वॉश मार्केट में मिले हैं, या आपको मैं भी अपना भी दूं, तो मैं क्योंकि वो स्टिकी हो जाएगा ना उमैरा, मैंने इसलिए पूछा कि चलिए ठीक है चावल के पानी से मुंह तो धो लिया, लेकिन उसके बाद वो कितनी देर तक चलिए ड्राई भी कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर वो स्टिकी फील होगा, तो कब फिर फेस वॉश? चावल का पानी कभी भी आपके फेस को स्टिकी नहीं करता। अच्छा। जो कच्चे चावल का पानी है, ठीक है, खासतौर पर। सही। अच्छा, दूसरी चीज, फेस वॉश को हमेशा सिर्फ दिन में 2 दफा यूज कीजिए, क्योंकि फेस वॉश में भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपका जो स्किन के नीचे sebum है ना, वो उसको खत्म करना शुरू कर देते हैं। अगर आप जितना फेस वॉश ज्यादा यूज करेंगे, क्लीन तो आपकी स्किन उस फेस वॉश से हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो आपके sebum को खत्म करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा मैं ये कहती हूँ, किसी भी एक फेस वॉश का आदी मत बनाएं अपने आप को। हर 2-3 महीने के बाद फेस वॉश और शैम्पू दोनों चेंज करना चाहिए आपको। सही है। चलिए जी, फिर चावल के पानी से आपने मुंह धो लिया और उसके बाद स्किन कैसी हो जाएगी? मेरा ग्लो के लिए है, स्मूथ स्किन के लिए ये रेमेडी है? बिल्कुल, स्मूथ स्किन के लिए। दूसरा एक मैं फेस पैक बता रही हूँ, जिसमें आपने कॉफी ऐड करनी है, जिसमें आपने थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है और रोज वाटर ऐड करना है। कोशिश करें रोज वाटर घर में खुद बनाए, मैंने हमेशा रोज वाटर की तरकीब बताई है आपको बनाने के लिए। आप रोज वाटर ऐड कीजिए, मुल्तानी मिट्टी ऐड कीजिए, कॉफी ऐड कीजिए, थोड़ी सी इसमें पिंच हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा हनी अगर आपके पास मौजूद है। इसका पैक बना के ना फेस पे लगा लीजिए और 15-20 मिनट के बाद आप चेहरा धोएंगी, आपकी स्किन भी खुद ब खुद डिटॉक्स हो जाएगी। स्किन डिटॉक्स हो जाएगी, आपकी स्किन रिफ्रेश हो जाएगी, आपके रिंकल्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, और जिनके भी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। यही लगाना है। सही। चले जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ब्रेक के बाद फिर डिस्कशन करेंगे। आज बहुत सारी चीजें हमारे सामने डिस्कस करनी है, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। स्किन केयर के हवाले से बात हो रही है और साथ साथ होम रेमेडीज़ भी हम आपको बता रहे हैं, सेहत के मसाइल भी जो हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा होम डेकोर की भी बात कर लेते हैं। अब क्योंकि बड़ी ईद है और लोग बहुत मतलब इंटरेस्टेड होते हैं कि वो अपने घर में नई चीज़ें लाएं। कुर्बानी भी साथ साथ होती है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे चेंजेस भी कर रहे होते हैं। लेकिन वो फर्नीचर चेंज करने से पहले ये सोचते हैं कि हम दरवाजे खिड़कियाँ चेंज कर दें, क्योंकि वहाँ पर होती है दीमक। अब इस दीमक का क्या हल है कि बार बार आप अपने घर की चौखटें बनवाते रहें, बार बार आप जो है वो दरवाजे चेंज करवाते रहें, लेकिन दीमक ख़त्म नहीं होती। हुमैरा, ये दीमक का क्या हल है? कैसे खिड़कियों दरवाज़ों से दीमक ख़त्म की जाए? फर्नीचर में भी लग जाती है ये। दीमक के लिए ये है कि दीमक बड़ी खतरनाक चीज होती है और ये जब फैल जाए तो पूरे घर के लकड़ी के सामान को तबाह बर्बाद कर देती है। हाँ। और अगर जब दीमक ज्यादा फैल जाए तो इसका कीड़ा अगर घर में उड़ना शुरू कर दे तो खतरनाक हद तक आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या चीज घर में आ गई। सही। और दीमक के लिए सबसे बेहतरीन इलाज होता है कि घर में आप लाएं मिट्टी का तेल। अगर आपके घर में फर्नीचर में लगा हुआ है या दरवाजों में लगा हुआ है तो आप मिट्टी का तेल के अंदर जो लाल मिर्च होती है ना कुटी हुई या पिसी हुई, वो मिक्स करके वहां वो मिट्टी का तेल आप ना भर दीजिए। थोड़े दिन में दीमक गायब हो जाएगी। दूसरा आपने ये करना है कि आपने वहां पे जो मैं धुनी घर में देती हूँ ना, इसी तरह धुनी देनी है दीमक वाली जगह पे। जहाँ जहाँ दीमक थी वहां आपने उस एरिया में धुनी ज्यादा देनी है तो दीमक खत्म हो जाएगी। इसके लिए बेहतरीन तो सबसे बेहतरीन तो मिट्टी का तेल। अगर आप मिट्टी के तेल में लाल कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे तो दीमक जो है वहां से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, स्प्रे कर दें उससे। अच्छा, और आपने धुनी का भी बताया कि वो किस तरीके से देनी है, किन चीजों को मिला के देनी, वो बताइए। धुनी आप सिंपल काला दाना आता है उसकी धुनी दे दें। लोबान की धुनी सबसे बेहतरीन होती है वैसे। अच्छा, लोबान आप घर में लाइए, लोबान से सिंपल जलाइए। लोबान की धुनी से भी ये नशरात जो है ना ये खत्म हो जाती है। सही। चलिए जी, ये तो दीमक का हल बड़ा ज़बरदस्त जो है वो हुमैरा ने बताया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा हुमैरा, अलमारी में गर्मियों में रखे कपड़े जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, कुछ स्टिकी हो जाते हैं, कुछ को हवा नहीं लगती, कुछ स्मेली हो जाते हैं, हालांकि वो धुले हुए रखे होते हैं, लेकिन उनमें बंद रखे स्मेल आना शुरू हो जाती है। उसके लिए क्या करें? देखो, इसके लिए सिंपली मैं जो हमेशा करती हूँ, फिर मेरे पास तो एक रैपिंग उसमें आती है चीजें, मैं उसके अंदर एक पैकेट बना के रखती हूँ जिसके अंदर खुशबू होती है। कुछ खुशबू भी आप डाल सकते हैं सिंपली। फिनाइल की टैबलेट्स आती हैं जो कि आप पाउडर बना के, क्योंकि टैबलेट तो इधर उधर कहीं हो जाती है, तो पाउडर बना के किसी भी टिश्यू पेपर के अंदर वो पाउडर को रैप करके वो आप जगह जगह वो उस चीज को रख दीजिए, क्योंकि वो पाउडर उड़ेगा भी नहीं इस तरह। और गोलियां अगर रखते हैं तो गोलियां तो आपको पता है कि फिर वो जो है कहीं भी गायब हो जाती है, इधर उधर लुढ़क जाती है। तो मैं फिनाइल खुशबू वाले भी मिलते हैं, आप उसके अंदर कुछ खुशबू भी ऐड कर सकते हैं जो पाउडर बना के फिनाइल की गोलियों को, उसमें कोई भी आप पाउडर ऐड कीजिए और वो रख लीजिए, लेकिन उसको हवा जरूर लगाइए। अलमारी के जो डोर है ना उनको थोड़े टाइम के लिए खोलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो कराची में खास तौर पे जो लोग रहते हैं वहाँ समुद्री हवाएं चलती है और मौसम सील वाली चीज ज्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा कि दीवारों में भी अक्सर सील ज्यादा हो जाती है। तो इसी तरह अलमारियों में भी पड़े जो कपड़े होते हैं उसमें सीलन आ जाती है, एक स्मेल आ जाती है। तो दरवाजों को थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए और खुशबू वाली कोई भी चीज आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं। गाड़ियों में लटकाने वाले आपने देखा होगा खुशबू के जो इस होते हैं हैंगिंग से होते हैं, वो भी आप अलमारी के अंदर रख सकते हैं, वो कपड़ों के बीच में रखे, ताकि कपड़ों में जो वो स्मेल है ना वो फिर नहीं आती है। मैं तो इसी तरह करती हूँ कि कोई भी खुशबू वाले रैपर मिलते हैं वो आप अलमारी के अंदर रख दीजिए जो कपड़ों की साइज। सही। चले, ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है, क्योंकि नए नए कपड़े होते हैं और वो अगर आपने ड्राइक्लिंग करा के भी आपने हैंग भी किए हुए ना, तब भी वो क्या होता है कि समटाइम्स इट हैपेंस विद द पीपल कि वो स्मेल आ रही होती है और वो किसी ऐसी कंजेस्टेड या बंद जगह पे आपको फील हो रहा होता है कि पता नहीं कब से जो है वो कपड़े रखे हुए, शायद किसी ने यूज़ नहीं किए हैं, हालांकि वो आप ड्राई क्लीन भी करा रहे होते हैं, धो भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी स्मेल आ रही होती है। अच्छा, भगोने जो किचन के काले हो जाते हैं हमारा, वो कैसे साफ़ किए जाएँ? क्योंकि ये तो एक इस तरह का इशू है कि कराची में मोस्टली गैस नहीं आती है और जब लोग सिलेंडर पर खाना बनाते हैं तो उनके जो भगोने हैं वो काले हो जाते हैं, उनके बर्तन जो हैं जिसमें वो पका रहे होते हैं वो काले हो जाते हैं। उसका क्या हल है? अच्छा देखिए, इसके लिए सिंपली क्योंकि ये वो चीजें जो मैं भुगत चुकी हूँ। हाँ। जो मेरे ऊपर मैंने जब अपार्टमेंट नया लिया था, जब गैस नहीं थी, हाँ। तो मुझे ये पता चला कि वो चूल्हे के अंदर एक नोब लगती है
तो उससे बर्तन काले नहीं होते हैं। सिंपली सही। एक मशवरा है जो लोग, अब जाहिर है ये तो गैस का सिस्टम अब ऐसा हो गया कि हर एक के घर में ये प्रॉब्लम है, तो सिलेंडर के साथ हाँ। एक छोटा चूल्हा मिलता है, वो अलग से मिलता है। अच्छा। आप उसको जब भी बना रहे हैं तो उससे आपके बर्तन काले नहीं होंगे, और अगर बर्तन काले हो गए हैं हाँ। तो उसका सिंपली हल ये है, जो कोयला होता है उसको पीस के पाउडर बना के आप रख लीजिए। सही। कोयला काला जो होता है, या तो उसकी राख भी आपके काम आ जाएगी, क्योंकि मैं तो अक्सर ढूंढी देती हूँ तो कोयले की जो राख होती है ना, वो मैं संभाल के रखती हूँ। सही। इस तरह की राख जो होती है ना, वो बर्तन पे आपने डाली, सही। डालने के बाद आप थोड़ी देर उसको भीगना छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने आपके पास जो डिश वॉश करने के लिए जो चूना होता है, हाँ। स्टील वुड जो होता है, अच्छा, कोयले उससे की राख आप बर्तन पर डाल के मतलब ड्राई छोड़ दें या उसको पानी के अंदर मिक्स करके छोड़ दें, किस तरह? पानी के अंदर भी पानी मिक्स के कर अंदर, सकते हैं। सही। तो फिर जैसे पेस्ट टाइप का बना लीजिए, सही। और वो पेस्ट आपने उससे लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप वॉश करेंगे, सही। आपके हाथ थोड़े से बचाइएगा, ग्लव्स पहन लीजिएगा। उसके सही। बाद आपने उसको स्टील बोल से वॉश कीजिए, थोड़ी देर में वो चमक जाएगा। और उसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिंपल आपके पास जो नमक है ना, हाँ। आप वो नमक भी स्प्रिंगल करके पानी, जैसे पीले पतीले पे आपने नमक डाल के छोड़ दिया, उसके जी। ऊपर थोड़ा सा लेमन और मीठा सोडा, सही। ये तीनों चीजें मिला के आप रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप मांजिए तो आपके बर्तन साफ हो जाएंगे। वाह भाई ज़बरदस्त, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कराची में, गैस की है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज। और लोगों के हवाले से मैं ये ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि मेरा ख़वातीन कहती हैं कि भाई जिस टाइम पर हमें खाना बनाना होता है या जिस टाइम पर हमें मेहमान आए होते हैं, उस टाइम पर गैस जो है वो नहीं होती, फिर सिलेंडर पर चीज़ें बनानी पड़ती हैं और फिर वो धुआं और वो बर्तन जो है बहुत ज़्यादा काले हो रहे थे तो परेशानी होती है। तो भाई अब आप अपने काले बर्तन जो हैं वो इस तरह से धो सकते हैं नमक के थ्रू, या जिस तरह से उमैरा ने बताया कोयले का पेस्ट बना के अगर आप लगा के रख दें तो उससे भी आपके बर्तन जो हैं वो चमकदार हो जाएंगे और शाइन करेंगे। अच्छा, जब बर्तनों की बात हो ही रही है तो फिर तवा जो है उसका ज़रूर डिस्कशन करते हैं। लोग तवा सही से साफ़ नहीं कर पाते जिस पे रोटियां बना रहे होते हैं, उस पर खुरन से भी जमे हुए होते हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता। वो ये कहते हैं नहीं ये तो होता ही है, और अगर वो तवा जो है वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी का ले लें लेकिन इन दी एंड वो काला हो जाता है, उसको सही से साफ़ नहीं कर पाते लोग। तवा साफ़ करने का सही तरीका क्या है, बेसिकली किस तरीके से उसको क्लीन किया जा सकता है? देखो, इस तरह का बर्तन कोई भी हो ना, तो उसको साफ करने का तरीका तवा हो गया या कढ़ाई हो गई, इस तरह की जो होती है। बर्तन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको आप मांजते नहीं है ना। हाँ। देखो, धुलना और मांजने में बहुत फर्क होता है। सही, बिल्कुल। मांजा अगर नहीं जाएगा बर्तन को तो ये वाली चीज होगी, उसके ऊपर तय पर तय जमा होना शुरू हो जाती है, जमा होना शुरू हो जाएगी। हाँ। सही। तो उसको तरीका ये है कि जब आपके पास गैस फुल टाइम आ रही हो और आप फारिग बैठे हो, हाँ। तो उसको फुल चूल्हे पे उस तवे को रख के छोड़ दीजिए। अच्छा। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे धुआं भी निकलेगा, बहुत सारी होंगी, और उसके पास से वो जो परत है ना, वो आग में, समझ लो भट्टी में आपने डाल दिया, सही। वो आग पक के वो खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगा। और जब वो ठंडा हो जाए, जब आप देखें कि 1 घंटा अगर हो गया उसको, उसके बाद आप तवा मांजिए, मतलब पानी में डाल दीजिए इसको। उसके बाद आप मांजिए, वो खुद ब खुद, आपको मांजने की भी जरूरत नहीं है, वो पैर खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, उड़ जाएगी। सही, ये ज़बरदस्त जो है ना वो रेमेडी बताई है हमें हुमैरा ने। अच्छा हुमैरा, ये बताइए कि अब गर्मियां हैं और गर्मियों में लोगों को क्या होता है कि तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, खाने का दिल कर रहा होता है लेकिन खाया जाता नहीं है, वीकनेस भी हो रही होती है। तो ये वीकनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैदे के प्रॉब्लम्स, ये दूर करने के लिए कौन से ऐसे फूड हैं जो दिन भर में खा लेने चाहिए तो आपको मैदा भी आपका जो है ना वो थोड़ा सा भारी नहीं होता, आप रिलैक्स फील करते हैं, या क्या ऐसी रेमेडी है जो आपको फ्रेश रख सकती है गर्मियों में दिन भर? देखो, आपने इसके लिए करना क्या है, रात को 1 लीटर वाला जो जग कांच का होता है हमारे पास, इसमें आपने जग में फुल पूरा ना भरें, जैसे उसकी नेक तक को पानी में डालिए, उसके अंदर आपने 1 खीरा डालना है कटिंग करके, इतना सा पीस अदरक का डाल दीजिए, उसके अंदर आपने चंद पत्ते पुदीने के धो के वो डाल दीजिए, उसके अलावा आपने लेमन काट के थोड़ा सा आधा लेमन डाल दीजिए, और उसके अंदर 1 चाय का चम्मच भर के चिया सीड्स डाल दीजिए, या फिर आपके पास जो तो मलंगा के बीज होते हैं वो डाल के रात को छोड़ दीजिए सोकर। सुबह उठ के आपने ये पानी एक तो निहार में भी पीजिए, और सारा दिन में आपने ये पानी खत्म कर देना है। ये डिटॉक्स वाटर आपका बेहतरीन है, आपके जिगर के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके वेट लॉस के लिए भी बेहतरीन है। ये पीना शुरू कीजिए, और सारा दिन में आपने जो फ्रूट्स आपने कहे हैं, आजकल खरबूजा बहुत अच्छा आया हुआ है, हाँ। खरबूजा आप कोशिश कीजिए, लेकिन जितने भी फ्रूट्स मैं कहती हूँ, क्योंकि अभी तरबूज का बड़ा इशू हुआ था
कि जी तरबूज जी खाने के बाद कुछ लोगों की डेथ प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ हाँ। जितने फ्रूट्स, मैं हमेशा कहती हूँ फ्रूट्स खाने के या तो आधा एक घंटे के बाद खाइए या आधा एक घंटे से पहले खाइए, क्योंकि फ्रूट खाने की अपनी एक क्या कहते हैं ना तासीर होती है उसके खाने तासीर की। भी होती है, टाइमिंग भी होती है। हाँ बिल्कुल आप अलग टाइम पे खाइए, खाने का उससे कॉम्बिनेशन मत करिए जो फिर आपके मैदे में जाके कहीं ना कहीं अटैक होता है। और तो जितने भी फ्रूट्स है, मैं किसी एक फ्रूट को नहीं कह रही हूँ, खाने के 1 घंटे के बाद खाएं या खाने के 1 घंटे पहले खाएं। तो ये फ्रूट्स की खाने की वो है मैंने वो बता दी है। तो आप इसी तरह फ्रूट खाएं। खरबूजा बेहतरीन है, क्योंकि अभी इस मौसम में लोगों को किडनी का प्रॉब्लम ज्यादा होगा, क्योंकि पानी कम पीते हैं। उसके बाद फिर जो है आपकी जो पसीने का इखराज है, आपके पास नमकियात कम होगी, तो इसलिए ऐसे फ्रूट्स ज्यादा खाएं। खरबूजे पे अगर थोड़ा सा आप लेमन स्क्वीज करके खाएंगे तो बहुत मजे का लगेगा। सही। खरबूजा चलिए खाएं, जी, बिल्कुल। शहतूत खाएं। कंटिन्यू करते डिस्कशन को, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फ्रूट्स की अहमियत पर भी बात करेंगे, फलों के बादशाह आम का भी जिक्र करेंगे और विटामिन सी की अहमियत पर भी डिस्कशन करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है कि किस तरीके से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, घर में छोटे छोटे मसलों को होम रेमेडीज़ के थ्रू कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आम की बात करते हैं, फलों के बादशाह आम की बात करते हैं। अच्छा जी हाँ, आम जो है वो सबको पसंद है, लेकिन आम आप किस तरह से खा सकते हैं, कैसे आपको फ़ायदा दे सकता है, हुमैरा से जानते हैं। हुमैरा, आम की जो चटनी है वो भी बड़ी फेमस है, इसके अलावा आम के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। ज़रा आप हमें बताएं कि कितना बेनिफिशियल होता है सेहत के लिए आम और इसको किस तरह खाया जाए। आम सबसे पहले तो आपके पास कच्चे आम जो आते हैं, कच्चे आम का एक मुरब्बा बनता है, वो आप मिश्री में बनाएं तो बहुत फायदेमंद है। चीनी इस्तेमाल ना करें। अच्छा। आप मिश्री के अंदर जैसे आपने कच्चे आम लिए, उसको सिंपल धो के आपने अच्छी तरह उसका जो ऊपर की डंडी होती है ना, वो खासतौर पे निकाल के उसको अच्छी तरह धोएं। धोने के बाद आप उसको साबुत आग से बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद आप देखेंगे कि वो पूरा अंदर से गल जाएगा। जब वो ठंडा हो जाए तो उसका सारा गूदा निकाल लीजिए। गूदा निकालने के बाद दोबारा आपने इसको पकने के लिए छोड़ना है मिश्री के अंदर। जो मिश्री का पानी निकलेगा, फिर उसके अंदर आपने काला नमक भी ऐड करना है थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर उसके अंदर आपने काली मिर्चें थोड़ी सी ऐड करनी है, थोड़ी सी खट्टी मिर्चें। ये आपका बहुत अच्छा मुरब्बा बन जाएगा। और थोड़ी सी कलौंजी जरूर डालिएगा इसके अंदर, क्योंकि ये मैं बनाती हूँ इसलिए आपको सारी तरकीब बता रही हूँ कि कलौंजी डाल के। और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि ये सारा गूदा एक आप जो जार है उसके अंदर रख लीजिए, इसको फ्रिज में रखिए। 10-15 दिन आराम से आपका ये जो है चल जाएगा। आपको बाहर मतलब खराब होने का कोई शिकायत नहीं रहेगी इसमें। अगर खराब होने का कुछ होगी तो थोड़ा सा इसके अंदर व्हाइट विनेगर है ना, वो ऐड कर दीजिएगा, तो वो थोड़ा लंबा टाइम चल जाएगा। सही, यानी कच्चे आमों की जो चटनी होती है वो। जी, कच्चे आमों का मुरब्बा ये हमेशा बना के रखिए। जैम की जगह सुबह लगा के बच्चे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है और फायदेमंद है। फायदेमंद है भाई, वाह जबरदस्त भाई, क्या आम को खाने का तरीका है कि जब सारे आम आ जाए ना, उसको ठंडे पानी में थोड़ी देर डाल दीजिए। उसके बाद फ्रिज में रखिए, ताकि उसकी जो जितनी भी बाहर की तासीर जो भी खराब थी वो सब निकल जाएगी। उसके बाद आप फ्रिज में रखें, फ्रिज में रख के खाइए आम को। और आम का शेक बनाने से बेहतर है, मैं कहती हूँ आम को आप कट करके आम खाएं। दिन में आप 2 आम आराम से खा सकते हैं हर बंदा, क्योंकि उसके अंदर मैं तो 2 से ज्यादा खा लेती हूँ, क्योंकि मैं आम की बहुत शौकीन हूँ। मुझे ये होता है कि 2 महीने में लोग सोचते हैं वेट बढ़ जाएगा, तो भाई आम 18 साल तो होता नहीं है। तो वेट का कोई कॉन्शियस आप ना रहें, आम खाएं। उसके बाद डिटॉक्स पाउडर जो मैंने आपको बताया वो आप खाते रहें, कोई आपका वजन नहीं बढ़ेगा। सही। चलिए जी, अच्छा ये बताइएगा कि ये तो हमें हुमैरा ने जो है वो कच्चे आमों का मुरब्बा बनाने की जो है रेसिपी तरकीब बता दी है। अच्छा, अब हुमैरा से पूछते हैं, हुमैरा विटामिन सी जो है कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, स्किन के लिए और दीगर इश्यूज़ के लिए, ये ज़रा हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर कीजिए। और इसके हवाले से विटामिन सी की इनलार्जमेंट किस में होती है, यानी सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस चीज़ में होता है रोज़ाना रेमेडी के तौर पर, या अपनी स्किन को बेहतर करने के तौर पर ख़वातीन विटामिन सी किस चीज़ के थ्रू ले सकती हैं? देखो, विटामिन सी सबसे ज़्यादा लेमन, फिर उससे रिलेटेड जो फैमिलीज आ जाती हैं ऑरेंज, फिर
जितनी भी इनसे फैमिली आ जाती है, सिट्रस फ्रूट्स जितने होंगे उसमें विटामिन सी होगा। और इसका किरदार बॉडी के अंदर ये है कि अगर आपने कभी एप्पल की शक्ल देखी होगी ना, जब रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, जब आपका विटामिन सी खत्म होना शुरू होता है, तो यही होता है कि आपके रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। हमें जो विटामिन सी है एक बेहतरीन किरदार है, जो आपकी स्किन के नीचे जो ग्लैंड्स हैं उसको आपको इम्प्रूवमेंट लेकर आता है उसमें। जो बॉडी के अंदर स्किन के नीचे ग्लैंड्स होते हैं ना, उसको वो इम्प्रूव करता है। तो कोशिश करें, सारे ही विटामिन हमें लेने होते हैं, लेकिन विटामिन सी जो है ना उसकी कमी की वजह से कभी आपने देखा होगा कि जब ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ आता है तो हम लेमनेड बना के पीते हैं, विटामिन सी इसके अंदर ज्यादा होता है, आपका ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो जाता है उससे। इसीलिए कहते हैं कि विटामिन सी आपकी बॉडी में ज्यादा मिकदार, क्योंकि पानी की मिकदार जो है वो बॉडी में अकॉर्डिंग टू बॉडी हमें रखनी चाहिए। और विटामिन सी लिक्विड में ही होता है हमेशा, हम जो लेते हैं वो लिक्विड फॉर्म में, चाहे फ्रूट फॉर्म में हो चाहे पानी में कोई ड्रिंक हो, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही जाता है आपकी बॉडी के अंदर। सही। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया ना, मेरा इसी तरह से ख़वातीन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी स्किन के लिए कि नहीं भी हमारी स्किन बहुत स्मूथ हो, तो झाइयों का किस तरह से इलाज किया जाए? टू टोन स्किन, झाइयाँ और बहुत ज़्यादा मुरझाई जो स्किन होती है उसको उसकी क्या रेमेडी है? देखो, हमेशा स्किन पे लगाने के साथ साथ मैं ये कहती हूँ कि खाना पीना आपका बहुत मायने रखता है। आप स्किन से विटामिन सी आप लेना चाहिए। इसके अलावा आप चिया सीड का इस्तेमाल कीजिए, अलसी का इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर विटामिन सी के बाद विटामिन ई आ जाता है, जो स्किन के लिए बेहतरीन होता है। तो विटामिन ई वाली चीजें भी आप खाना भी शुरू करें, लगाना भी शुरू करें। मैं हमेशा अलसी का जेल बोलती हूँ, वो स्किन पे लगाएं। और स्किन की ना एक्सरसाइज करें हमेशा। जो हमेशा हमें खाने के बाद जो हमारे जो वेसल्स है ना, जो हमारी नसें हैं फेस के ऊपर, इसके अंदर भी तो ब्लड सर्कुलेशन चाहिए हमें। हम समझते हैं जी मंथ में एक दफा हमने फेशियल ले लिया तो हमारा सही हो गया जी, उससे बिल्कुल सही हो गया। फेशियल का मतलब आपकी एक्सरसाइज है, जो कि आप डेली बेस पे भी कर सकते हैं। आपने सिंपल ये फिंगर्स लेनी है। रात को जो मैं कहती हूँ ना कि आपने टैपिंग करनी है, ये देखो मैं इस तरह ये इस तरह आपने ना पूरी इस तरह आप टैपिंग करते जाएं, ये आपकी पूरे ब्लड सर्कुलेशन मूवमेंट में आ जाएगी और इससे आपके रिंकल्स भी जाएंगे, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी। सही। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने ट्रिक बताई है कि आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, घर पे फेशियल वगैरह किस तरह से कर सकते हैं? ये तो चले आपने हमें टिप बता दी, बट घर पे ख़वातीन अपनी स्किन केयर कैसे कर सकती हैं, फेशियल कैसे कर सकती हैं? क्योंकि अब नहीं मिल रहा किसी को टाइम पार्लर जाने का, तो वो घर में ही अपने चेहरे का मसाज किस तरह से करें? बिल्कुल कर ले। देखिए, एक क्रीम बना ले घर में आप। हाँ। आप कोई भी क्रीम मार्केट से ले आइए। इस वक्त गर्मियां हैं तो वैनिशिंग क्रीम ले आइए। इस 80 ग्राम की नॉर्मल क्रीम होती है। हाँ। उस 80 ग्राम की क्रीम में आपने 1 चाय का चम्मच बादाम का तेल ऐड कर लेना है और 2 इतने पीस आपने काफूर के पाउडर बना के वो ऐड कर लेने हैं। अच्छी तरह इस क्रीम को फेंट लीजिए। ये क्रीम आपकी रेडी हो गई। आपने रात को सोने से पहले, अगर आप डेली करना चाहते हैं, मसाज करें और रात को मुंह फिर धोना नहीं है इसके बाद, लगाने के बाद, ठीक है ना। आपने क्रीम लगाने के बाद जो फेशियल स्टार्ट होता है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है। हमेशा यहाँ से फेशियल को स्टार्ट कीजिए, नेक से। यहाँ से सिर्फ आपने चेहरा नहीं दिखाना, नेक दिखानी है। अच्छा, ये सारा आपने मसाज क्रीम लगाने के बाद आपने नेक से जितना भी है ना अपवर्ड मूवमेंट में आपने मसाज करते जाना है, ऐसे 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 जाइए। ये मैं सारे स्टेप्स बता रही हूँ। सारा ऐसे ऐसे जाएंगे और फिर आंखों के गिर्द जो आपके डार्क सर्कल है ना, ये वाली जो फिगर होती है ना, इसके अंदर आपकी डार्क सर्कल खत्म करने की ताकत मौजूद है। इतनी ऐसी रेज होती है कि डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे। ये वाली मूवमेंट आपने ऐसे 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 रखनी है। उसके बाद आप जब आप इधर इस तरफ आ जाएंगे तो आपने ऐसे 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 मसाज करना है, ताकि नीचे से आप ऊपर तक आ जाएंगे ना, आराम से आप देखिएगा कि आपके सारे ये सब कवर हो जाएगा। और जितने आपके पास आप रिंकल समझते हैं, आपके यहाँ ये वाले रिंकल्स हैं, आपने ये, क्योंकि लाफिंग लाइंस को लोग बार बुटॉक्स से भी सही करवा रहे होते, तो कोशिश करें आपने इसको इस तरह मूवमेंट में इस तरह खींच के रखना है और फिर उसके बाद ऐसे मसाज, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ खींच के रखना है, ऐसे मसाज। जितनी आपकी फिंगर्स मसाज कर सकती है ना, कोई टूल नहीं कर सकता। तो आपने फिंगर्स का ही इस्तेमाल करना है। हाँ। आराम से आपने, और उसके बाद देखो ये वाले प्रेशर पॉइंट्स होते हैं,
ये वाले प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, यहाँ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इन प्रेशर पॉइंट्स और कान के पास पीछे यहाँ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इनको आपको प्रेस जरूर करना है ताकि आपको रिलैक्स मिले। सही। अच्छा हुमैरा, नाइट क्रीम भी बहुत सारे लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, घर में कैसे बनाई जा सकती है नाइट क्रीम? घर में किस तरीके से जो है ना वो स्किन मॉइस्ट करें, और घर में किस तरह से रात में सोते वक्त जो कुछ भी लगाना है स्किन केयर के हवाले से वो क्या लगाएं, क्या अप्लाई करें? देखो, जो नींबू के छिलके हम फेंक देते हैं ना, उसको आपने नींबू के छिलकों को अच्छी तरह ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आपने उसका जितना भी स्क्विज करके जो भी पानी है या जो भी उसका जितना भी लिक्विड निकलता है वो आपने अपने पास रखना है। उसके अंदर आपने मिला लेना है कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च होता है थोड़ा सा, जितना जिससे पेस्ट बन जाए। कॉर्नफ्लोर मिलाने के बाद आप उसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम वाला ही जो हम दूध की इस्तेमाल करते हैं वो भी आप ऐड करके उसके अंदर मिक्स करके रख सकते हैं। मिक्सिंग करने के बाद बस वो क्रीम आपकी नकल्स के लिए भी बहुत अच्छी है। वो आपने क्रीम रात को लगानी है, फेस पे लगाने के बाद अगर तो आपको स्टिकी फील होता है तो टिश्यू पेपर से ऐसे ऐसे टैप करके हटा के बस सो जाए। लगाने के बाद मसाज करने के बाद, जैसे ये मैंने आपको मसाज बताया, ये लगाने के बाद आप टिश्यू पेपर से ऐसे ही टैप करके छोड़ दीजिए। आपकी ये क्रीम आप इससे देखेंगे आपका कलर भी इनहेंस होगा और रिंकल्स भी खत्म। सही, कलर में इनहेंस होगा और बेहतर भी हो जाएगी स्किन। अच्छा हुमैरा, अब उन खवातीन के हवाले से बात कर लेते हैं जिन्होंने स्पेशल हमें मैसेज भेजा है कि भाई हुमैरा ने अगर आना है शो पे तो आपने उनसे पूछ के बताना है खवातीन में आर्थराइटिस और अरकुन्निसा ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और कुछ खवातीन जो हैं वो तो चल फिर भी नहीं सकती हैं अरकुन्निसा के दर्द की वजह से, और उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जी आपने सख्त तख्ते वाली चीज़ के ऊपर जो है वो लेटना है, या आपने कोई हार्ड चीज़ का इस्तेमाल करना है कि आपको नर्व जो पेन है वो ज़्यादा महसूस ना हो या ठीक हो जाए आपका पोस्चर जो है। क्या करना चाहिए अरकुन्निसा के पेन में? देखो, अरकुन्निसा का जो पेन है उसके लिए सबसे बेहतरीन तो है कि आपने अलसी और जो है मेथी दाना और कलौंजी, ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में पाउडर बना के मतलब अपने पास रख लीजिए सेक करके। इसका आपने रात को आधा चम्मच खाना है, सुबह निहार को आधा चम्मच खाना है। इसके अलावा, खाने के अलावा आपने एक्सरसाइज लाजमी रखनी है। एक्सरसाइज अपने जोड़ों के दर्द के लिए भी कीजिए, आपका बैकबोन के लिए भी कीजिए, और आपके जहाँ जहाँ आर्थराइटिस के जो भी पेशेंट है, जैसे छोटे छोटे ये भी जॉइंट्स टूटते हैं बाद आर्थराइटिस में, तो आर्थराइटिस में आपने, जैसे मैंने अभी टैपिंग आपके फेस पे बताई है ना, इसी तरह आपने अपने या तो रूलर ले लीजिए या रात को ऐसे 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 जैसे हर जगह आप ऐसे 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 सारे पूरी बॉडी में करना है, पैरों पे भी करना है, हाथों पे भी करना है, शोल्डर पे भी करना है, ताकि खून की रवानी हो। हम लोगों ने अपनी बॉडी को स्टफ कर दिया है, और फिर आप जब सजदे वाला जो आपका पोर्शन होता है ना, उस सजदे में आप अपने आप को और लंबा कर लीजिए, और उसके बाद पीछे बैक की तरफ जाएंगे तो ये आपकी एक्सरसाइजेज होगी, ताकि आपके जितने भी मसल्स है ना वो सारे एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे इस एक्सरसाइज। तो ये वाली एक्सरसाइज कीजिए। अपने हाथों को, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं आर्थराइटिस की पेशेंट रह चुकी हूँ, लेकिन मैंने कोई मेडिकेशन नहीं की है, एक्सरसाइज से ठीक किया अपने आप को। सही। चले जी, बहुत शुक्रिया हुमैरा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला और इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ जो है हमारे साथ में शेयर की। आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए सिटी@10।